हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से AS11, AS7 एंड AS9 ये तीनों एएस कवर कराऊंगा। मैं आपको इन तीनों एएस के स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, सारे कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेप्टेम्बर 24 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट की जो आरटीपी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी मैं लगातार अपलोड करते आ रहा हूं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है आरटीपी एमटीपी की, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात और, इस टाइम पे ना स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर आप ना जो आपके कोर्स है ना उनको चैप्टर वाइज लॉन्च कर दो। मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज कोर्स लॉन्च करने में ना हमें एडमिन प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया है, हमने ना जो एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक कोर्स है, सीए फाइनल एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक कोर्स है, उसकी फी बिल्कुल नॉमिनल कर दिया है कुछ टाइम के लिए ना। आप ये मान के चलिए कि 2 या 3 चैप्टर की कोर्स में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग है कि सर आपके फास्ट ट्रैक कोर्स की जो कवरेज है ना, जहां से हमने पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना उससे ज्यादा अच्छे से कवरेज है और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं AS11 की। AS11 का नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS11 बेसिकली सर 3 चीजों कवर करके चलता है। एक, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, या हम कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। सेकंड सर आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड आपका ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। एक बात और, ये जो वीडियो है ना ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। AS11 बेसिकली 3 चीजों कवर करता है। अगर पहला कॉन्सेप्ट की बात करें तो AS11 कवर करता है सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को। ठीक जी सर। देखिए, एंटिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेगी वो किस में लिखेगी सर, रुपीज में लिखेगी। ठीक जी सर। अब सर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है। अगर फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर आपका इंडियन करेंसी में। ठीक जी सर। अब उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कहता साहब जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट पे आप क्या करेंगे सर, स्पॉट रेट के हिसाब से उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक जी सर। अब सर स्पॉट रेट में आप एवरेज रेट भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी रेट लेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली सर उसी रेट को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि अगर हम स्पॉट रेट ले रहे हैं तो हमें सर क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली स्पॉट रेट लेना पड़ेगा। ठीक जी सर। अगर फॉरेन एक्सचेंज में सर ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, अगर फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, फॉरेन करेंसी में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर, एवरेज रेट ही कंसिस्टेंट बेस पे लेना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर देखिए, जब भी एंटिटी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करती है तो सर इनिशियली वो उसे रिकॉर्ड करती है सर किस पे, स्पॉट रेट पे या आपका एवरेज रेट पे। ठीक जी सर। सर सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेगी, कहता है अगर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो हम उसे सब्सिक्वेंटली सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, क्लोजिंग रेट पे। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे एंटिटी पैरा 46A अप्लाई करती। ठीक जी सर। सर अगर एंटिटी पैरा 46A अप्लाई करती तो उस केस में क्या होगा सर, देखिए अगर शॉर्ट टर्म फॉरेन मॉनेटरी आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे सर, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और उसके ऊपर डिफरेंस आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, हम चेक करेंगे कि सर जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम उसका यूज क्या है। सर हमने उसको यूज कर रखा है अपना डेप्रिसिएबल असेट के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, उसका इंपैक्ट ना सर डेप्रिसिएबल असेट के कैरिंग अमाउंट में दे देंगे और उसका इंपैक्ट सर डेप्रिसिएशन के रूप में प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। ठीक जी सर। सर अगर मान लो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और हमने उसका यूज कर रखा है सर अदर देन फॉर डेप्रिसिएबल असेट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे सर उसे हम ट्रांसफर करेंगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में। ठीक जी सर। जिससे हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे। ठीक, और सर उसे टिल लोन पीरियड सर क्या करेंगे, एमोटाइज करते हैं। ठीक चले, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद आता है नॉन मॉनेटरी आइटम मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर उस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, हम सर ट्रांसलेशन नहीं करते क्लोजिंग डेट पे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमने क्या कर रखा सर, नॉन मॉनेटरी आइटम को मेजर कर रखा। ठीक जी सर। लेकिन सर अगर हम नॉन मॉनेटरी आइटम को मेजर करते हैं सर आपका एट फेयर वैल्यू, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, जिस डेट पे फेयर वैल्यू मेजर करते हैं सर उस डेट का सर रेट कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सी होती है? देखिए, नॉन मॉनेटरी आइटम वो होती है जो मॉनेटरी आइटम नहीं है। मॉनेटरी आइटम सर वो होती है सर जिसकी वैल्यू किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, रिसेबल या पेबल सर आपका फॉरेन करेंसी में। ठीक जी सर। चले, हाँ जी, आइए मैं एक बार कुछ इलस्ट्रेशन करा देता हूँ और जो बाकी कॉन्सेप्ट है जैसे इलस्ट्रेशन आएगा उससे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी सर। एक बात और सर, हर इलस्ट्रेशन से पहले, क्वेश्चन से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दूंगा। आपने वीडियो को पॉज करके क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर हम मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार खुद से भी आप क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतने ही अच्छे से आप सोल्यूशन लिख पाएंगे। एक बात और, एएस का आंसर आपने कैसे लिखना है इसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर। आइए, इलस्ट्रेशन 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। देखिए, इन्वेंटरी सर नॉन मॉनेटरी, ट्रेड रिसीवेबल सर आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट फिक्स होता है, असेट है, और सर आपका रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी है, तो सर ये आपका मॉनेटरी बन गया, मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर सर वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉन मॉनेटरी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर नॉन मॉनेटरी। चलिए जी सर, आइए इलस्ट्रेशन 2, गुड्स परचेस्ड ऑन 1 जनवरी X1 फॉर $, आपका 15,075 पे, एक्सचेंज रेट सर 31 मार्च X1 को सर 74 है। देखिए सर, इनिशियली हम लोग क्या करेंगे सर, स्पोर्ट रेट के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। तो 15,000 इंटू आपका 75 सर 11,25,000 से हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ना हमने गुड्स परचेज किए हैं तो सर आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका फॉरेन क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक जी सर। सर 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे सर, इसे सर क्लोजिंग डेट के हिसाब से रीस्टेट करेंगे। ठीक जी सर। तो क्लोजिंग डेट पे सर अपनी जो लाइबिलिटी है, रियल लाइबिलिटी सर $15,000 की है, ना कि 1125। ठीक। और अगर हम 31 मार्च को इस लाइबिलिटी को सेटल करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, 74 के हिसाब से डॉलर परचेज करके पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 11,10,000 सर क्या आ जाएगा अपना, सर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो 15,000 का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, इसे आप क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, नहीं सर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फायदा हो गया। P&L अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर कैसे फायदा हो गया, देखिए लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक जी सर। डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट सर 7 जुलाई है नेक्स्ट ईयर। ठीक, 73। तो सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी 15,000 इंटू आपका 73, 10,95,000 से पेमेंट होगी। ठीक जी सर। तो 15,000 का सर ये जो गेन हुआ, क्योंकि फिर से आपने लाइबिलिटी को कंपेयर किया सर, इसे भी आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक जी सर। ये देखिए 31 मार्च को सर क्रेडिट कर देंगे 15,000, शुड बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट ईयर सर आप क्या करेंगे, 15,000 को सर क्रेडिट कर देंगे P&L अकाउंट में। ठीक, चलें, हाँ जी सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3, के लिमिटेड बोरोड, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। के लिमिटेड borrowed $450 on 1st January X1 which will be repaid as on 31st July X1। सर के लिमिटेड ने क्या किया, 450 के USD बोरो किए हैं, ठीक है, 1 जनवरी को, विच विल बी रीपेड एज ऑन 31st जुलाई X1, सर जिसे उसे 31st जुलाई X1 को पे करना है। ठीक है। के लिमिटेड सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। ठीक जी सर। K Limited prepare financial statement ending on 31st March. Rate of exchange between reporting currency and foreign currency on different date are as under। ठीक सर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट 450 इंटू 48 सर 2,16,00,000 है। ठीक जी सर। अच्छा, ईयर एंड पे सर हम इसे क्या करेंगे, रीस्टेट कर देंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 450 से, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन लोन अकाउंट, और सर इस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, P&L अकाउंट में। चलिए सर, हमने जो पेमेंट की है 49.5 के हिसाब से पेमेंट की है, तो सर जो डिफरेंस आएगा 225 का, उसे भी हम क्या करेंगे सर, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट में लेके चले जाएंगे। ठीक, चले जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, सर देखिए AS11 बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में डील करता है। पहला सर आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। सेकंड है सर आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक जी सर। सर देखिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सर जिनकी इंटेंशन होती है सर कि आप क्या करेंगे सर, उसे ट्रेडिंग पर्पज के लिए हेल्ड करेंगे, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सर उसे ट्रेडिंग करना। एक होता है सर जिनका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना नहीं होता। ठीक जी सर। पहले बात कर लेते हैं, अगर हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए
सर जिस डेट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस डेट पे फॉरवर्ड रेट क्या है और उस डेट पे स्पॉट रेट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस सर हम लोग क्या करेंगे सर, एज ए प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे सर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सर क्या करेंगे, एमोटाइज कर देंगे। ठीक जी सर। अगर सर हमारी इंटेंशन है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, क्या है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, जो स्पॉट रेट है ऑन द रेट ऑफ एग्रीमेंट इसे इग्नोर करेंगे, ऑन द रेट ऑफ एग्रीमेंट सर जो अपना फॉरवर्ड रेट है इसका डिफरेंस, और सर अगर हम इसे फर्दर सेल करते हैं क्योंकि इंटेंशन फॉर सेल है सर, जिस डेट पे हम सेल करते हैं सर सेल रेट इसका डिफरेंस सर क्या करेंगे, P&L अकाउंट में लेके जाएंगे सर, इसे एज ए प्रीमियम वगैरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर। हाँ, अगर मान लो सर मैंने क्या किया, बात सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी आपका 24 के कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और मेरी इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। ठीक जी सर। सर यहाँ पे स्पॉट रेट मान लेते हैं 80 है, फॉरवर्ड रेट सर अपना 82 है। ठीक जी सर। अब सर 31 मार्च 24 आ गया ईयर एंड। ठीक जी सर, हम इसे इग्नोर करेंगे जी सर। सर यहाँ पे फॉरवर्ड रेट मान लो 83 है, तो पता मैं इन दोनों का डिफरेंस रिकॉर्ड करूंगा, और मान लो सर मैंने 30 सितंबर 24 को इसे सेल कर दिया, तो जो भी यहाँ पे सेल प्राइस आएगी सर 83 और सेल प्राइस का डिफरेंस सर मैं क्या करूँगा, P&L में रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक जी सर। लेकिन सर हमारी स्टडी मेट क्या करती है, क्वेश्चन दे रखा उन्होंने, यहाँ पे सर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट ना देके स्पॉट रेट दे दिया है, तो सर अगर यहाँ का स्पॉट रेट है तो हम अपने लिए इरेलीवेंट है, फिर हम लोग क्या करें सर, इन दोनों का डिफरेंस P&L अकाउंट में लेके जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक, एक बात और, सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि जो आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, कैसे पहचानेंगे। देखिए सर, अगर मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं किसी ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए, सपोज करो मैंने क्या किया, फॉरेन से ना गुड्स परचेज किए, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, आपको फॉरेन में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सर डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन आएगा, तो मैंने क्या किया सर, जो मेरे को पेमेंट करनी है उसको कवर करने के लिए मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो सर यहाँ पे नोट इंटेंशन फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक जी सर। सर मैंने गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स सेल कर दिए, मशीनरी परचेज कर ली, मशीनरी सेल कर दी, और जिसकी पेमेंट है सर बाद में आनी, उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो सर नोट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक जी सर। अगर सर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्टिव के तहत कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वैसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो सर वो फिर आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आ जाएगा। ठीक, चले, हाँ जी सर, आइए बाकी मैं आपको क्वेश्चन में पहचान बताऊंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, राहुल लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $1 लाख। अब यहां पे देखिए सर, राहुल ने क्या किया सर, अपना प्लांट परचेज किया है, इसका मतलब सर यहां पे अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो $1 लाख मेरे को पे करने फ्यूचर की डेट पे सर, इसको कवर करना। ठीक, ऑन 1 फरवरी X1 पेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, कंपनी एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ एट द रेट 49.15 पर डॉलर। देखिए बात सुनिए ध्यान से सर, ये है 1 फरवरी X1, यहां पे सर कॉन्ट्रैक्ट पे की डेट पे रेट क्या है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सर फॉरवर्ड रेट आपका 49.15, मतलब मैं इस रेट के हिसाब से पेमेंट करूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि फ्यूचर की डेट पे रेट क्या होगा। ठीक, एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 फरवरी सर 48.85 था, यहाँ का एक्सचेंज रेट मतलब हम कह सकते हैं स्पॉट रेट। ठीक जी सर। अब सर इसका जो डिफरेंस है, देखिए मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है 0.3 पर डॉलर के हिसाब से 1,30,000 की सर मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, और ये पेमेंट मैं कब करूँगा सर, ये आपका 1 फरवरी है। ठीक है, 3 मंथ के बाद है, 30 अप्रैल को सर मैं ये पेमेंट करूँगा। ठीक है जी सर। तो सर 31 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर अपने 2 मंथ हो गए, 31 मार्च तक सर अपने 2 मंथ हो गए, तो मैं क्या करूँगा सर, 2 मंथ का प्रीमियम सर यहाँ रिकॉर्ड कर लूँगा और 10,000 सर नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक जी सर। लॉस है क्योंकि सर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो 0.3 ज़्यादा पे लिया। ठीक जी सर, और 10,000 सर मैं नेक्स्ट ईयर चार्ज कर लूँगा। ठीक, चले, हाँ जी सर, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। मिस्टर ए बोट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ ऑफ $1 लाख ऑन 1 दिसंबर एट $1 47.1। देखिए सर, यहां पे जो हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, यहां पे हमने जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया सर उसके अगेंस्ट सर कोई भी अपना ऑलरेडी कोई रिस्क कवर, मतलब किसी रिस्क को कवर करने के लिए सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक जी सर। सर फॉरवर्ड रेट आपका 47.1 है, एक्सचेंज रेट सर उस दिन का ये है, स्पॉट रेट इग्नोर कर देंगे। 31 दिसंबर व्हेन ही क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सचेंज रेट सर आपको स्पॉट रेट देते सर क्लोजिंग रेट का, अगर क्लोजिंग रेट का सर वो फॉरवर्ड रेट देता तो मैं क्या करता,
उस फॉरवर्ड रेट में, और सर इसमें जो डिफरेंस होता सर वो इसी ईयर रिकॉर्ड करता, और फिर सर जो क्लोजिंग डेट पे फॉरवर्ड रेट था और जो सेल रेट है उसका डिफरेंस सर मैं नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करता, ठीक जी सर। लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम क्या करेंगे सर, ईयर एंड पे से इग्नोर कर देंगे, ठीक। ऑन 31 जनवरी ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट एट 47.18 पर डॉलर, तो सर 0.018 का सर अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट सर अपना 8,000 का हो गया, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेटिंग ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। ट्रांसलेटिंग ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन, देखिए फॉरेन ऑपरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल एक नॉन इंटीग्रल, ठीक। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि सर एंटिटी के पास ग्रेटर ऑटोनॉमी है, ठीक जी सर। सर देखिए अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में हम सर क्या करेंगे, सर जो फॉरेन ऑपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर उसे कन्वर्ट करेंगे। मैं कह सकता हूं सर कि जो फॉरेन ऑपरेशन है उसके ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे सर, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या था सर, जो भी असेट और लायबिलिटी है सर उस पर हम क्लोजिंग रेट लगाएंगे, ठीक, एक्सेप्ट सर आपका फिक्स असेट, ठीक। बल्कि मैं ऐसे बोलता हूँ, फिक्स असेट और डेप्रिसिएशन सर हम लोग क्या करेंगे, रेट लगाएंगे ट्रांजैक्शन डेट पे जो भी रेट होगा, ट्रांजैक्शन डेट पे जो भी रेट होगा, ठीक जी सर। सर ऑल असेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट फिक्स असेट सर हम लोग क्या करेंगे सर, सर क्लोजिंग रेट लगाएंगे, ठीक जी सर। फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन पे सर आपका ट्रांजैक्शन रेट, सर असेट और लायबिलिटी अदर देन फिक्स असेट सर क्लोजिंग रेट। सर जितनी भी इनकम और एक्सपेंडिचर सर हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांजैक्शन रेट लगाएंगे। लेकिन सर ट्रांजैक्शन रेट कई बार सर अवेलेबल नहीं हो पाता, खासकर मैं एग्जाम की अगर बात करूं तो सर हम लोग क्या करेंगे, फिर एवरेज रेट लगा देंगे, ठीक जी सर। सर अगर ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन आपका हेड ऑफिस और ब्रांच फॉरेन ऑपरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एज पर द इंडियन रिकॉर्ड सर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा सर उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक जी सर। सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, इन्वेंट्री के केस में हम लोग क्या करते हैं सर, जिस डेट पे हमने इन्वेंट्री परचेज की है सर उस डेट के जो कॉस्ट है उस डेट के रेट के हिसाब से सर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और सर फिर हम जब कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट और एनआरवी का, तो जब एनआरवी डिटरमाइन करते हैं सर तो उस डेट पे सर फॉरेन करेंसी में जो एनआरवी सर उसे क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से सर कन्वर्ट करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए, अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो सर उस केस में हम क्या करेंगे सर, फिक्स असेट और ऑल असेट एंड लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर ट्रांजैक्शन रेट पे। लेकिन ट्रांजैक्शन रेट अगर अवेलेबल नहीं तो सर हम लोग क्या करेंगे सर उस केस में फिर सर एवरेज रेट, ठीक जी सर। सर आपका जो भी ट्रांजैक्शन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और इंडियन ऑपरेशन के बीच में हुई सर हम लोग क्या करेंगे, एज पर इंडियन रिकॉर्ड, और सर जो भी डिफरेंस यहाँ पे आएगा सर उसे हम एज ए कैपिटलाइज कर देंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से, मतलब उसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे सर, उसे P&L अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे, ठीक जी सर। Asset and liability and income and expenditure item in respect of foreign branches, integral foreign operation, are translated into Indian rupees at the prevailing rate of exchange at the end of year. No. असेट और लाइबिलिटी पे क्लोजिंग रेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे सर या तो आपका ट्रांजैक्शन रेट या एवरेज रेट, और असेट में सर फिक्स रेट पे सर आपका ट्रांजैक्शन रेट, ठीक। ये बातें हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे सर इन्वेंट्री के केस में हम बेसिकली क्या करेंगे सर, जो इन्वेंट्री जिस डेट पे सर हमने परचेज किया उस डेट पे सर जो भी कॉस्ट होगी उसको कन्वर्ट करेंगे उस डेट के रेट के हिसाब से, और जब एनआरवी डिटरमाइन करेंगे दैट इज आपका जनरली क्लोजिंग डेट पे, तो क्लोजिंग डेट पे सर जो भी एनआरवी रहेगी फॉरेन करेंसी में उसे सर क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक। The resultant exchange difference in the case of profit is carried to other liability account and loss if any is charged to statement of profit or loss comment. No, सर जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक है, या ट्रांसफर कर देंगे। सर ये बाकी पढ़ लेना। Exchange difference arising on the translation of the financial statement of integral foreign operation should be charged to profit and loss, ठीक जी सर। The cost of inventory is translated at the exchange rate that existed when the cost of inventory was incurred and realizable value is translated applying exchange rate when realizable value is determined which is generally closing rate, ठीक। चले हाँ जी सर आइए, एक बात और सर आपका टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है सर, उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे सर, डेफर टैक्स बनाएंगे एज पर AS 22, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, ए बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज ए ब्रांच इन यूके, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या नॉन इंटीग्रल, तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मान के चलते हैं, और एग्जाम में एक नोट भी दे के आ जाएंगे, ठीक है, सेफर साइड से। अच्छा, द फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया सर आपको, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से आ गया, प्रीपेड द ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीस, ठीक है, एक्सचेंज रेट दे दिए। अब सर यहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट देखेंगे तो आपको सर 1 अप्रैल X1 का एक रेट दे रखा है, मतलब ये जनरली अगर अर्लियर रेट है तो फिक्स रेट की बात कर रहा होगा, ओपनिंग रेट दे दिया, क्लोजिंग रेट दे दिया।
सर क्वेश्चन में एवरेज रेट नहीं दे रखा। वैसे तो सर देखिए, जो एवरेज रेट आता है वो ओपनिंग क्लोजिंग का की एवरेज नहीं आती, बल्कि सर ड्यूरिंग द ईयर सर जो भी एक्सचेंज रेट रहे उनकी एवरेज आती है। लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए सर हम लोग क्या करते हैं सर, अगर एवरेज रेट नहीं दे रखा तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ठीक चले जी सर। आइए, मशीनरी परचेज की सर 1 अप्रैल X1 को, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सर रेट लेंगे 61 का। ठीक है जी सर। और डेप्रिसिएशन भी सर इसी रेट के हिसाब से आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन डेट रेट। ठीक जी सर। आइए, डेट क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक सर आपका ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस सर एज पर द इंडियन रिकॉर्ड 4,02,000। अच्छा, उसके बाद सर सेल, सर एवरेज रेट आ जाएगा जो हमने 65 कैलकुलेट किया है, तो 20,000 इंटू 65 सर आपका 13 लाख। एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट कैश पे। ठीक, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस सर एज पर एचओ रिकॉर्ड, ये अमाउंट दे रखा है। हेड ऑफिस अकाउंट सर आपका एज पर एचओ रिकॉर्ड जो ब्रांच का अकाउंट होगा। ठीक जी सर। सर क्रेडिटर पे आपका क्लोजिंग रेट आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे सर आपका क्लोजिंग रेट आ जाएगा। ये देखिए, डेप्रिसिएशन सर आपका ट्रांजैक्शन रेट के रेट के हिसाब से आ जाएगा। डिफरेंस सर आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, जिससे हम क्या करेंगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखिए क्या लिखता है। ए लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट कॉस्टिंग आपका 3,000 लाख ऑन 1 जनवरी X1 एंड द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन, आपका ₹40। सर आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज की 3,000 लाख की, ठीक है, और उससे फुल्ली फाइनेंस करा दिया सर फॉरेन करेंसी लोन से। ठीक है, पेबल इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट सर 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने क्या करना, पे करना। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए सर क्या होता है, ये अपना है 1 जनवरी X1, हमने 3,000 लाख की सर यहाँ पे असेट परचेज की है। ठीक है, अगर सर एक्सचेंज रेट की बात करें तो 40, तो 3,000 लाख डिवाइड बाई 40 सर 75 लाख की हमने क्या की सर, फिक्सेड परचेज की डॉलर के हिसाब से। ठीक जी सर। आगे लिखता है सर आपको 3 इंस्टॉलमेंट पे पे करना है, मतलब 25, 25, 25, 31 दिसंबर X1, 31 दिसंबर X2, 31 दिसंबर X3। ठीक जी सर। एक्सचेंज रेट सर आपका 40 है एंड क्लोजिंग क्या है सर 42.5 है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सर आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी 25 की। ठीक है जी सर। तो सर उस पे एक्सचेंज रेट सर 40 के हिसाब से रिकॉर्ड था। अब सर 2.5 एक्स्ट्रा हो गया, तो 25 इंटू 2.5 सर 62.5 का तो एक्सचेंज लॉस हो गया जो आपने पेमेंट कर दी। बैलेंस आउटस्टैंडिंग सर कितना रहेगा 50। सर 50 को क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, डिफरेंस सर 2.5 के हिसाब से 125, तो टोटल सर हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया 187.5, जिसे हम क्या करेंगे सर P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक जी सर। क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एंटिटी ने पैरा 46 ए अप्लाई कर रखा नहीं कर रखा, वी एज्यूम कि 46 ए अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। ए लिमिटेड हैज बोरोड USD 10,000 इन फॉरेन करेंसी ऑन 1 अप्रैल X1 एट 5% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट। ठीक जी सर। ध्यान देना सर, जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर आप ईयर एंड में पे करें तो ईयर एंड का ही क्लोजिंग रेट फिर आप उसे कन्वर्ट करने पे लगाएंगे। ठीक है जी सर। $500 का सर इंटरेस्ट जाएगा। एंड एक्वायर्ड ए डेप्रिसिएबल एसेट, और आपने एक डेप्रिसिएबल एसेट एक्वायर कर ली। ठीक जी सर। द एक्सचेंज रेट आर एज अंडर सर, ओपनिंग एक्सचेंज रेट दे दिया, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट दे दिया। ठीक जी सर। और सर बोरोड को हम जनरली लॉन्ग टर्म मानते हैं, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा तो यहाँ पे सर लॉन्ग टर्म बोरोड है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, ऑप्शन अंडर पैरा 46 ए इज नॉट अवेल्ड। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे सर, देखिए सबसे पहले लोन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर आपका फॉरेन बोरोइंग सर 4,80,000 से। ठीक जी सर। सर उसके बाद क्या करेंगे सर, आपका फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से सर $500 इंटू आपका 51 सर 25,500 से। ठीक जी सर।
सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांसलेट करेंगे। अब सर जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का, तो 30,000 का सर क्या आ जाएगा, फॉरेन लोन बढ़ जाएगा। डेबिट किसे करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को, ठीक जी सर। अब अगर पैरा 46 ए अप्लाई नहीं करके तो उसे क्या करेंगे, पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ये देखिए सर, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर हमने पेनल अकाउंट में चार्ज कर लिया, ठीक जी सर। आगे ऑप्शन अंडर पैरा 46 ए इज अवेल्ड, तो सर उस केस में क्या होगा, पहली दो एंट्रियां बिल्कुल सेम आएंगी, थर्ड एंट्री भी सर सेम आएगी, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर अब उसे हम क्या करेंगे सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, लॉस सर इसे क्रेडिट कर देंगे और पीपी को बढ़ा देंगे, ठीक जी सर। और फ्यूचर में सर जो डेप्रिसिएशन आएगा सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट के हिसाब से आएगा, ठीक है, मतलब प्रोस्पेक्टिव बेस पर सर एक तरीके से डेप्रिसिएशन के थ्रू सर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को एमोटाइज कर रहे हैं, ठीक। चलिए, द लोन वाज टेकन टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी एंड नॉट टू प्रोक्योर ए डेप्रिसिएबल एसेट, तो इसका मतलब सर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, डिफरेंस को फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, जिसे सर एमोटाइज कर देंगे ओवर द लोन पीरियड, ठीक जी सर। तो पहली दो एंट्रियां सेम, थर्ड एंट्री में सर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, इसे हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक जी सर। सर जिसे सब्सिक्वेंटली सर क्या करेंगे, सेपरेट ओवर करेंगे, डेबिट करेंगे पेनल अकाउंट में और द टेन्योर ऑफ द लोन, ठीक। चले जी सर, आइए एमसीक्यू सर लास्ट में करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 8, देखिए क्या लिखता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11 एज ऑन 31st March X1। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश ₹5 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट आपका 58.5। सर हमने फॉरेन डेटर रेज किया, मतलब हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक। 5 लाख से ट्रांसलेटेड अमाउंट है, तो फॉरेन डेटर का जो अमाउंट है सर आपका है $8547। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम US कंपनी अमाउंटिंग टू 60 लाख, इट वाज रिकॉर्डेड एट 55.6, तो 60 लाख डिवाइड बाय 55.6 सर 1 करोड़ सॉरी 1,07,000 आपका 914, ये हमने फॉरेन लोन ले रखा, ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए अब यहां पे देखिए वो क्या लिखता है, टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्लोजिंग रेट सर 61.2 हो गया। तो सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें सर यहाँ पे फायदा हो गया, क्यों, क्योंकि अपने डेटर बढ़ गए। तो कितना फायदा हो गया, 61.2 माइनस 58.5 इंटू सर आपका 8547, सर ये आपका हो गया 23077 का, ठीक है जी सर। या एक तरीका और है क्या, हम एक काम करेंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग डेटर निकाल लेंगे, उसमें से 5 लाख माइनस कर देंगे, सेम अमाउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। ये हो गया अपना फॉरेन एक्सचेंज गेन। आगे लिखते हैं, सर जो फॉरेन लोन था उस पे अगर आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ गया सर, उस पर डिफरेंस आ गया 61.2 माइनस 55.6 सर 5.6 का, ठीक है। तो उतना सर लॉस हो गया अपने को ना, इंटू 107,914 सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया सर 6,04,318 का, ये देखिए ये लॉस है और सर ये अपना गेन, ठीक जी सर। हाँ अब ये लो सर पेनल अकाउंट में प्राइम से लेके जाएंगे, अगर पैरा 46 ए अप्लाई कर रखा सर उसके इसमें फिर क्या करें, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक जी सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है ना। और अगर डेप्रिसिएबल असेट के लिए होता सर फिर हम क्या करते सर, इसे डेप्रिसिएबल असेट के कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर देते अगर पैरा 46 ए अप्लाई कर रखा है। हाँ अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये मान के चलेंगे पैरा 46 ए अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक जी सर। चलिए अब चलते हैं MCQ पे, पेज नंबर 7.5 पे आएंगे। एज पर AS 11 asset and liability of non-integral foreign operation should be converted at, सर आपका asset और liability सर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में सर क्लोजिंग रेट जी सर, द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट इज शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नो, इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस एज ए सेपरेट लाइन आइटम, ठीक जी सर। इफ asset of an integral foreign operation is carried at cost and depreciation of tangible asset is translated at exchange rate at the date of purchase of asset, बिल्कुल ठीक है सर, सी ऑप्शन आ गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, सर इसमें से हम किसको इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मान के चलेंगे? ब्रांच ऑफिस सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल सर। इंडिपेंडेंट सब्सिडरी, नो। ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट, नो। नन ऑफ द अबव, नो। Which of the following items should be converted to closing rate for the purpose of financial reporting? Item of PP, no. Inventory, no. Trade receivable, trade payable, trade receivable and foreign currency borrowing. सर ऑप्शन सी आ गया। चलें, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते सर AS7 पे। देखिए AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर मान लो कोई पार्टी सर कॉन्ट्रैक्ट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, ठीक, या कंप्लीशन ऑफ असेट, ठीक जी सर। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस, जहां पे सर लमसम प्राइस चार्ज किया जाता है। एक होता है सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक जी सर। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या है कि सर जो एग्रीमेंट हो रखा कि इतनी कॉस्ट चार्ज की जाएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक जी सर। सर अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सर आपका कॉस्ट मेथड, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, ठीक जी सर। सर सेकंड मेथड होता है लेबर आवर मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आपने कितने लेबर आवर इन्वेस्टेड किए और टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर कितने इनटू 100, ठीक जी सर। सर मेथड थर्ड होता है सर्वेयर मेथड। सर्वेयर क्या करता है सर, हमें रिपोर्ट दे देता है इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया, ठीक जी सर। सर इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। सबसे पहले सर कॉन्ट्रैक्ट आपका जो प्राइस है इनटू सर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अप टू डेट आ जाएगा, माइनस सर कॉस्ट इनकम अप टू डेट, आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट आ गया, माइनस सर क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ गया, ठीक जी सर। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता सर देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एक तो आपका आ जाएगा सर आपका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ठीक जी सर, मतलब जो आपने इनिशियली सर कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक जी सर। उसके बाद सर कुछ चीजें हम इसमें क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे। जैसे सर आपका वेरिएशन, आपका सर इंसेंटिव, आपका सर एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है सर? एस्केलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया, तो हमने क्या किया सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ना सर प्राइस रेंज डिसाइड कर ली कि सीमेंट का रेट ये रहेगा, लोहे का रेट ये रहेगा, स्टील का रेट ये रहेगा, ठीक जी सर। अगर वो प्राइस रेंज से बाहर आता तो हम उस केस में क्या करें सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में चेंज कर देंगे, ठीक जी सर। सर क्लेम, मैं दोबारा बोल दूं, हाँ जी, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सर क्लेम, आपका वेरिएशन, इंसेंटिव, सर एस्केलेशन, ठीक। अगर कोई पेनल्टी सर लेट डिले की वजह से, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक जी सर। देखिए सर इंसेंटिव के केस में, आपका क्लेम के केस में, आपका सर वेरिएशन के केस में, आपका सर एस्केलेशन के केस में, सर हम रिवेन्यू केवल तब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसे रिवेन्यू का पार्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पार्ट तब मान के चलेंगे सर जब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि सर आपका रिवेन्यू आ जाएगी और सर अमाउंट को रिलायबली आप मेजर कर पाएंगे, ठीक जी सर। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में बेसिकली क्या आएगा सर, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, जैसे आपका मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ठीक जी सर। अगर सर हमने 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट पे से डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड की है कॉमन, तो उसे हम क्या करेंगे, एलोकेट करते हैं, ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कस्टमर कहता है कि हम इस कॉस्ट को रिम्बर्स कर देंगे, तो सर उधर से हम लोग क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू बढ़ा लेंगे सर, इधर से क्या करेंगे, कॉस्ट सर बढ़ा लेंगे, क्योंकि सर हमने जो कॉस्ट इनकर्ड की है वो आपका रिम्बर्सेबल है, तो रिवेन्यू बढ़ जाएगी। और सर इसे हम एक तरीके से अदर कॉस्ट बोलेंगे, मतलब हमने अगर कस्टमर के बिहाफ पे कोई कॉस्ट इनकर्ड की, ठीक। सर कॉस्ट में क्या नहीं आएगा सर, आपका जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं आएगा सर, सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी सर, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है सर वो नहीं आएगा सर। अगर मान लो जैसे मान लो मैं किसी असेट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करता हूँ, उसका डेप्रिसिएशन सर मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान के चलता हूँ। लेकिन सर अभी असेट यूज नहीं हो रही, वो आइडल पड़ी है, तो सर उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ठीक जी सर। ये कुछ बेसिक बातें हैं, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है सर, अकाउंटिंग पर्पज के लिए ना हम लोग क्या करते हैं सर, हर कॉन्ट्रैक्ट को इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट का सर प्रॉफिट और लॉस अलग से कैलकुलेट करते हैं, मतलब ना कंबाइन करते ना सेग्रीगेट करते, ठीक जी सर। लेकिन सर कुछ केस में सर हम क्या कर सकते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं, और कुछ केस में सर हम क्या कर सकते हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को सर सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक जी सर। सर हम कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कब कर सकते हैं, कहता है जब सर आपका जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ना ABCD 4 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे, ठीक है जी सर। क्या मेरे को इनकी अकाउंटिंग अलग करनी चाहिए या मैं इन्हें एग्रीगेट कर सकता हूँ? देखिए प्राइमा फेसी सर हमें अकाउंटिंग अलग करनी चाहिए, ठीक जी सर, लेकिन मैं इन्हें कंबाइन कर सकता हूँ अगर 3 कंडीशन पूरी होती। पहली कंडीशन सर, जो आपका
नेगोशिएशन हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का सर, वो एक सिंगल पैकेज के तहत हुआ है, मतलब एक सिंगल पैकेज के तहत सर चारों कॉन्ट्रैक्ट मिले। ठीक जी सर। सर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे सर मान लो चारों कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाने के, ठीक जी सर। सर इसमें से क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाने के, एक फ्लाईओवर बनाने का, तो सर ये अपने आप में अलग हो गया। ठीक जी सर, ये इंटर रिलेटेड नहीं माना जाएगा। उसके बाद वो कहता है सर कि जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है ना सर, वो सीक्वेंस ऑर्डर में चल रही हो। मतलब जैसे मान लो सर ये ABC 3 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में सर अभी हमने सिर्फ दीवारें खड़ी की हैं, सर एक बिल्डिंग में हमने छत भी डाल दी, तो सर यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर में काम नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए सर हम इसे कंबाइन नहीं कर सकते। सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, इसमें सर 3-4 अलग अलग सेगमेंट है। मान लो सर मैंने क्या किया, 100 किलोमीटर का एक रूट ले लिया और उस पर सर क्या करना, मेरे को 4 फ्लाईओवर बनाने। ठीक है, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है। तो सर ये जो 4 फ्लाईओवर बनाने ABCD, क्या मैं इन्हें अलग अलग अकाउंटिंग करूँ या कंबाइन? देखिए सर, अगर ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट तो आप इसे सर अलग से सर एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेग्रीगेट करना चाहे तो कर सकते हैं, सेगमेंट करना चाहे कर सकते हैं सर। 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले सर जो सर ये अलग अलग पार्ट है ना, सेगमेंट है सर, इनका जो नेगोशिएशन हुआ था, प्रपोजल आए थे सर, वो अलग से आए थे। ठीक जी सर, मतलब जो आपके पास प्रपोजल आए थे सर, वो अलग से आए थे। हर असेट सर सेपरेट नेगोशिएशन के तहत आई है। और सर कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों के पास पावर है कि वो किसी एक सेगमेंट को सर रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक जी सर। और थर्ड सर, इनकी जो कॉस्ट और रिवेन्यू सर सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक सर। देखिए क्या होता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस हो तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसका प्रोविजन क्रिएट करके चलेंगे। ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो सर्टेन नहीं होता कि पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड नहीं लगाते। सर जितनी हमने कॉस्ट इनकर की है उतने अमाउंट के बराबर, या सर अगर लगता है उससे कम अमाउंट रिकवर हो पाएगा, मतलब अगर सर देखिए अनसर्टेनिटी है कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन में। ठीक जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ना, मैक्सिमम सर कहां तक करेंगे सर, जहां तक हम अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, टिल सर आपका मैक्सिमम सर जो कॉस्ट हमने इनकर कर दी। ठीक जी सर, वहां पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड नहीं लगेगा। एक प्यारी सी बात और सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपेक्टेड लॉस हो तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पे काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए अब एक काम करते हैं सर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मेन पॉइंट है सर अपना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का, जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी सर। आइए इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर सर पहुंचेंगे आप 8.5 पे। XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, देखिए XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने सर अंडरटेक किया सर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट हैज सेपरेट प्रपोजल रेज्ड फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attributable to each unit. Should XYZ treat construction of each unit as a separate construction contract? सर देखिए हम सेपरेट कब मानेंगे, जब सर प्रपोजल सेपरेट आई हुए, नेगोशिएशन सेपरेट हुए और अपने पास पावर है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की किसी एक सेगमेंट को, और सर एक पार्ट या यूनिट या सेगमेंट की सर कोस्ट और रेवेन्यू अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक, तो सर यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही, तो आप क्या करेंगे सर, सेपरेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक, मतलब ईच यूनिट को सर आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 2 बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन सर देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे ना, तो रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। ठीक है, और लास्ट में फिर लिख दिया ऑल्सो मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। ठीक जी सर। तो हमें सर कॉन्ट्रैक्ट की रिवेन्यू कैलकुलेट करनी है। आइए शुरू करते हैं। AB contractor entered into a contract on 1st January X1 with XY to construct a 5-story building। ठीक जी सर। सर AB कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया सर, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया 1 जनवरी को XY के साथ टू कंस्ट्रक्ट ए 5-story बिल्डिंग, सर एक 5-story बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट AB इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 3 ईयर। सर कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि जो बिल्डिंग है वो 3 ईयर में कंप्लीट करनी है। ठीक है जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, दैट इज आपका 31 दिसंबर X3। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। फिक्स प्राइस सर 5 करोड़, तो सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एक तो फिक्स प्राइस आ जाएगा 5 करोड़। ठीक जी सर। मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन दे दिया टू द एक्सटेंट 20% ऑफ द इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, मतलब जितना भी मटेरियल कॉस्ट में सर इंक्रीज होगा 20% तक सर हम उसे अलाउ कर देंगे, मतलब एक तरीके से प्राइस बढ़ा देंगे।
लेबर कॉस्ट एस्केलेशन सर अप टू 30% ऑफ द इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। सर मिनिमम वेजेस में जितना इंक्रीज होगा उसके 30% तक, ठीक जी सर। इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 ईयर एंड 10 मंथ, इट विल बी एंटाइटल फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ ₹50 लाख। सर ए बी जो है वो कंप्लीट कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट को 2 ईयर और 10 मंथ में, ठीक है। इट विल बी एंटाइटल फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 लाख। सर अगर वो 2 ईयर 10 मंथ में कंप्लीट करता है तो उसे 50 लाख का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है जी सर। ध्यान देना ये करोड़ में और ये आपका लैक्स में है। हाउएवर इन केस द कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 एंड 2 मंथ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट सर आपका जो कंस्ट्रक्शन है 3 ईयर 2 मंथ से बियॉन्ड चला गया, एक्स वाई विल चार्ज ए पेनल्टी ऑफ 20 लाख। तो सर 20 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ए बी हैज ए रीजन टू बिलीव दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 2 ईयर एंड 8 मंथ। सर अपने पास ट्रेंड के हिसाब से, पास प्रैक्टिस के हिसाब से सर ए बी को लग रहा है, पूरा विश्वास है कि वो कंस्ट्रक्शन को 2 ईयर एंड 8 मंथ में कंप्लीट कर लेगा। एज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 2 ईयर एंड 9 मंथ। ओके, तो सर उसको इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है जी सर। सर देखिए एस्टिमेट भी लग पा रहा है तो हम इसे कंसिडर कर लेंगे, ठीक जी सर। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़। सर जो लेबर कॉस्ट थी ओरिजिनली सर एस्टिमेट था 1.2 करोड़ का, बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेजेस। हाउएवर द कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर कंस्ट्रक्शन पीरियड में 25% सर क्या हो गया आपका, सर लेबर कॉस्ट बढ़ गई। अब सर अगर हम लेबर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सर लेबर कॉस्ट के बारे में वो क्या लिखता है। सर वो लिखता है लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ द इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। 30% तक सर इंक्रीज हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे सर इंक्रीज कितना है सर 25%, तो 1.2 इंटू 25% सर, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सर 0.3 से बढ़ गया, ठीक जी सर। अच्छा, मेटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाई 40%, लेकिन सर 20% तक ही हम कवर करेंगे, टू द एक्सटेंट 20%, ठीक जी सर। मतलब मेटेरियल कॉस्ट में अगर इंक्रीज होता है 20% तक उतना कवर करेंगे, ठीक जी सर। मेटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाई 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। द टोटल इंक्रीज इन मेटेरियल कॉस्ट ड्यू टू दी 40% एस्केलेशन इज ₹80 लाख। हालांकि यहाँ पे एक दो पॉइंटों में सर सब्जेक्टिव चीजें हो सकती है, लेकिन हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक जी सर। तो 80 लाख 40% की कॉस्ट का है, तो सर आपका 20% सर कितने से आएगा, आपका 40 लाख आ जाएगा। तो सर 40 लाख सर आपका मेटेरियल कॉस्ट का एस्केलेशन आ गया, ठीक जी सर। चले आगे, हाँ जी। You are required to suggest at what amount should be the contract revenue in the above case. Assume that in year X2, XY has requested AB to increase the scope of the contract. Sir, contract का scope बढ़ गया, तो variation आ जाएंगे उसकी वजह से. An additional floor is required to be constructed and there is an increase in the contract fee. सर आपका 1 crore. Okay. AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval. अब सर देखिए local authority approval चाहिए थी, हमने कॉन्ट्रैक्टी को बोला कि भाई साहब आपकी जिम्मेवारी है। कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है यार आप ले लो, जो भी पेमेंट होगी मैं कर दूंगा आपको, जो खर्चा आएगा, ठीक। तो सर एक तरफ खर्चा बढ़ जाएगा और एक तरफ सर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू बढ़ जाएगी। AB हैज इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल विच इट विल एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम XY इन एडिशन टू द इंक्रीज इन द फिक्स फी। सर 20 लाख आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से आ जाएगा, 5 + 0.5 + 0.3 + 0.4 + 1 + 0.2, सर 7.4 से। ये देखिए 7.4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। X Limited commenced a construction contract on 1st April X1. The fixed contract price agreed was ₹2 lakh, ठीक है। The company incurred 81,000 in X1 X2 for 45% work and received 79,000 as progress payment from the customer, ठीक जी सर। तो सर जो हमें पेमेंट मिली है और जो आपका बिलिंग होगी, मतलब जो मैं से बोलूँगा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू होगी सर, डिफरेंस अपना ड्यू फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, ठीक। द कॉस्ट इनकर्ड इन X1 X2 X3 वाज 89,000। बाकी ये जो बिलिंग वाली बात है ना, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा थोड़ी देर के बाद, ठीक। द कॉस्ट इनकर्ड इन X2 X3 वाज 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, सो द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड कस्टमर अकाउंट फॉर द रिलेटेड ईयर। देखिए सर 45% आपने काम कंप्लीट किया, तो रिवेन्यू सर कितने से आएगी, 90,000 से। कॉस्ट इनकर्ड सर आपका 81,000 से, 9,000 का सर आपका प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का, ठीक जी सर। 81,000 की सर हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड की, लेकिन बिलिंग सर 90 की है,
सर बैंक 79 है, तो ये आपका ड्यू फ्रॉम कस्टमर आ गया। ठीक जी सर। आगे नेक्स्ट ईयर में सर जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की है 89,000 की है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सर 110 आ जाएगी। 21 का प्रॉफिट आ गया, 110 से सर आपने बिलिंग कर दी, 11 आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये 121 बाई बैंक के बाई बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक चले जी सर। आइए PQ एंड एसोसिएट अंडरटेक ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिटेल ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बिलो। सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपके 40 लाख है, कॉस्ट इनकर सर आपके 3 लाख है, एस्टिमेट फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सर आपका 30 लाख है। ठीक है, वर्क कंप्लीटेड सर 10% है। द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम एगो एंड देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज इन द रेगुलेशन। सर देखिए हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड नहीं लगाएंगे सर। यहाँ पे ये कॉस्ट आ जाएगी और हम सर क्या करेंगे, इतनी रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर रिकवरेबल है। ठीक, PQ इज सर्टेन दैट इट वुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। अच्छा वो इसे रिकवर कर लेगा, सर हम क्या करें उतनी रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट और लॉस नील आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, जल्दी पहुंचेंगे 5 पे। देखिए क्या लिखता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। सर आपने ईयर 1 के रिगार्ड में सर P&L अकाउंट के एक्सट्रैक्ट बनाने। ठीक जी सर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका 600 से, कॉस्ट इनका टू डेट सर आपका 390 है, एस्टिमेट कॉस्ट टू कंप्लीट सर आपका 260 है, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट सर आपकी आ जाएगी 650 और लॉस सर आपका 50 आ जाएगा, एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक जी सर। एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीट बाय द ईयर 2। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट प्लस एस्टिमेट कॉस्ट टू कंप्लीट, वो ये कह रहा है सर आपका एक्चुअल कॉस्ट भी उतनी इनकर्ड हुई है अगले साल। ठीक, तो सर 390 डिवाइड बाई आपका 650, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर आपका आ गया 60%, तो रिवेन्यू सर 360 से आ जाएगी। ठीक जी सर, और सर 30 का आपका लॉस आ गया, ये देखिए सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया जी सर। ईयर 1 में सर 360 से रिवेन्यू आ गई सर, 30 का आपका सर लॉस आ गया, और सर 20 का हम लोग क्या करेंगे प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक जी सर। अब सर जब हम लोग क्या करेंगे P&L अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक जी सर, ये प्रोविजन आ गया, ये नेट लॉस आ गया। ठीक, इसे सर हम अगले साल क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। देखिए सर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर आपकी 100% है, क्यूमुलेटिव रिवेन्यू सर 600 है, 360 रिवेन्यू पहले रिकॉर्ड करके 240 की रिवेन्यू आ गई सर, जो एक्सपेंडिचर सर 260 का है। ठीक जी सर। सर लॉस जो था वो ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट हो चुका था, तो इस साल सर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। ये जो सर आपका प्रोविजन था इसे हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। ठीक चलें, हाँ जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ बातें जो पेंडिंग थी पहले आइए उनको डिस्कस करते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले कहता है हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक जी सर। सर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस सर जो हमने रिकॉग्नाइज किए हैं सर वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब क्या है कि हमने बिलिंग कितने अमाउंट के किए, इस बात को मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर। सर उसके बाद रिटेंशन मनी का मतलब क्या होता है कि हमने बिलिंग कर दी बट पेमेंट नहीं आई। ठीक जी सर। उसके बाद सर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस अमाउंट ड्यू फ्रॉम या ड्यू टू कस्टमर, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा होल्ड करते हैं अभी। ठीक, उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब यूज ऑफ परसेंटेज आपका कंप्लीशन मेथड, मतलब या कोई और मेथड आपने यूज किया। ठीक है, मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर सर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक चले, हाँ जी सर। बात सुनिए ध्यान से सर, मैं आपको एक केस स्टडी के टाइप में सर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर दो व्यक्ति ए और बी, ए ने सर क्या किया, बी की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक जी सर। तो ए कौन कहलाया सर, कॉन्ट्रैक्टर, और बी कौन कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब सर मान के चलते 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 3 ईयर सर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक जी सर। अब सर ए और बी में टर्म्स कैसे डिसाइड होती है। ए कहेगा कि साहब देखिए मैं ना आपको हर महीने बिलिंग करूंगा, हर महीने मैं आपको बिलिंग करूंगा। ठीक जी सर। बी कहता साहब जो आप बिलिंग करेंगे ना उसका बेस क्या रहेगा। ए कहता आप बताओ। इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया कि क्या करेंगे, पहले ए बी को डिटेल भेजेगा कि साहब इतना काम हुआ है, फिर बी उसे अप्रूव करेगा, तो जितना सर काम अप्रूव हो जाएगा
उतने परसेंट या उसके कुछ परसेंटेज या उससे ज्यादा परसेंटेज एज एग्रीड सर ये क्या करेगा, उसको बिलिंग कर देगा। ठीक जी सर। तो सर ए ने अपने यहाँ पे एंट्री क्या पास कर रखी होगी, ए ने अपने यहाँ पे एंट्री पास कर रखी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक जी सर। और सर जितने पैसे सर वहां से आ चुके होंगे सर ये बिलिंग के बराबर आ जाएगा। बिलिंग अमाउंट सर जितने पैसे वहां से आए होंगे एंट्री क्या पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो सर यहां पे जो डिफरेंस है आपका बैलेंस जो बचेगा सर वो एज ए रिटेंशन मनी आपको क्या करना पड़ेगा सर, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर ये जो एंट्री है ना सर ये एंट्री पास हुई होंगी एज पर द एग्रीमेंट सर। ठीक जी सर। लेकिन सर AS7 कहता साहब मैं तो एक्रूअल बेस पे चलूंगा। अब AS7 कहता कि आप एक काम करेंगे अपने यहाँ पे रिवेन्यू कैलकुलेट करेंगे एज पर AS7 एक्रूअल बेस के हिसाब से। ठीक जी सर। सर ऐसा हो सकता है कि जो हमने रिवेन्यू सर यहाँ पे सर जो हमने रिवेन्यू आइडेंटिफाई की हो सर वो इससे अलग हो सर, बिल्कुल हो सकता है सर। लेकिन बिलिंग तो हमने इस रिवेन्यू के बराबर कर रखी है, तो सर बाकी अमाउंट अपना ड्यू फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सर रिवेन्यू कम आ रही हो बिलिंग ज्यादा हो रखी हो तो ड्यू टू कस्टमर आ जाएगा। ठीक जी सर। अब इस अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहता साहब कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट माइनस लॉस। अब इसमें सर आप क्या करेंगे माइनस आपका प्रोग्रेसिव बिलिंग। अब प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब क्या है कि कितने आपने बिलिंग कर रखी है एज पर एग्रीमेंट। ठीक जी सर। इसका मतलब क्या है कि सर हम लोग ना जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए एज पर AS7 और जो बिलिंग हो रही है सर उसका डिफरेंस सर अमाउंट ड्यू फ्रॉम या ड्यू टू कस्टमर के रूप में दिखाते हैं। ठीक जी सर। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्लस माइनस आपका प्रॉफिट और लॉस माइनस सर प्रोग्रेसिव बिलिंग। प्रोग्रेसिव बिलिंग कैसे कैलकुलेट होगी सर, देखिए जितने आपने बिलिंग कर रखी है तो वो अमाउंट दे रखा होगा, या सर फिर कितनी पेमेंट आ चुकी है और कितनी पेमेंट अभी पेंडिंग है। भाई पेमेंट पेंडिंग का मतलब क्या है कि बिलिंग हो चुकी पेमेंट नहीं हुई। ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या लिखता है, ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर obtained a contract for construction of bridges across रिवर रेवती। ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडर। सर ये कुछ डिटेल दे रखी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका कितने से 1000 से। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कोस्ट इनकर्ड सर आपका 500 है। वर्क येट नॉट सर्टिफाइड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट इनकर्ड 105। इसका मतलब सर हमने जो टोटल कोस्ट इनकर्ड की है वो 605 की इनकर्ड कर ली है। वो अलग बात है सर कि सामने वाली पार्टी ने क्या किया, सिर्फ 500 का अमाउंट ही सर अभी मतलब जो 500 के अमाउंट की सर कोस्ट है उसे सर्टिफाई किया। ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन सर कितने से 495 से है। तो सर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ गई अपनी 1100। ठीक जी सर। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव सर 400 का अमाउंट आ चुका है। टू बी रिसीव सर 140 सर ये आपका रिटेंशन मनी आ जाएगा नोट्स अकाउंट के अंदर। और प्रोग्रेसिव बिलिंग सर आपकी 540। ठीक जी सर। द फर्म सीक योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS7 इशूड बाई योर इंस्टीट्यूट। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। 605 डिवाइड बाई 1100 सर 55% आ गया। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 1000 इंटू 55% सर 550 सर कोस्ट इनकर सर 605 सर लॉस आपका आ गया 55 से। लेकिन सर एक्सपेक्टेड लॉस सर कितने से सर 100 से 1100 माइनस 1000 तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस सर 45 से आ जाएगा। ठीक चले हाँ जी सर। आइए एक बार इतनी चीज़ें टिक करा देता हूँ। और अल्टीमेट सर जो आपका लॉस है वो 100 का आ जाएगा। 45 का प्रोविजन है और 55 एक्चुअल लॉस डील दे। ठीक जी सर। ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है जी सर। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 550 से। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस ये आपका सर रिकॉग्नाइज लॉस प्रोग्रेसिव बिलिंग रिटेंशन मनी डिस्क्लोज कर दिया। ठीक जी सर। अब बात सुनिए ध्यान से। हमने सर जो कोस्ट इनकर्ड की वो कितने पे की है सर 605। लॉस कितना सर 100। प्रोग्रेसिव बिलिंग कितनी है सर, प्रोग्रेसिव बिलिंग है अपना 540। इसका मतलब सर हमें अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आएगा। मतलब हमने एक तरीके से सर क्या किया है सर बिलिंग जो है वो आपका इन कंपैरिजन टू सर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू सर ज्यादा कर दी है। ठीक जी सर 35। आपका सर जो मेथड ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन है यूज ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ठीक है। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर बेस्ड ऑफ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन 1 दिसंबर X1
वी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर 85 लाख, ठीक है। ऑन 31st March एक्सू द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 6499 ऑन द कंस्ट्रक्शन। प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ द एडिशनल कॉस्ट फॉर द कंप्लीशन वाज 32,1, ठीक है। What amount should be recognized in the statement of profit or loss for the year ended as per AS7? सर आपका 6499 डिवाइड बाई सर 32,1, इसमें हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे सर, 97 लाख का अमाउंट आ गया। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर अपना, एक सेकेंड, 6499 सर 67% आ गया। तो रिवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे सर, इंटू 85 लाख सर, 56,95,000 से सर रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखिए, ये सर कॉस्ट है, ये आपका सर लॉस आ गया, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 97 लाख सर आपका टोटल कॉस्ट आएगी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका 85 लाख है, तो टोटल फोर्सिबल लॉस सर आपका 12 लाख है, जिसमें से 8,04,000 का सर हमने क्या किया, लॉस रिकॉर्ड कर रखा, बाकी सर प्रोविजन आ जाएगा। और फिर एक लाइन और लिख देंगे कि टोटल जो लॉस है P&L अकाउंट में सर वो 12 लाख से चार्ज हो जाएगा, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए सर, इसके बाद MCQ हम बाद में करेंगे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पहुंचेंगे आप पेज नंबर 8.28 पे। A construction contractor has a fixed price contract for rupees 9,000 lakh to build a bridge in 3 year time frame, ठीक है। A summary of the sum of the financial data is as under. Initial amount for revenue agreed in the contract सर 9,000 है, वेरिएशन इन रेवेन्यू सर आपके 200 से है, कोस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट सर आपका 2093, 6168, 8100 है, एस्टिमेट प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। तो सर यहाँ पे अगर आप देखें तो एस्टिमेट कॉस्ट नहीं दी, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया, तो सर कैलकुलेट कर लेंगे 8050 सर, यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ गई है -1000, 8200, 8200, ठीक जी सर। लिखता है इंक्लूड 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन द ईयर टू कंप्लीट द वर्क। सर यहाँ पे 100 का मटेरियल ऐसा जो नेक्स्ट ईयर यूज किया है, तो इसका मतलब सर कोस्ट इनका टिल डेट आपका 6068 आ गया, ठीक जी सर। अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता तो हम लोग सर क्या मान के चलेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो ऑलरेडी इसमें आ चुकी होगी, क्योंकि अगले साल सर आपने उसे यूज कर लिया होगा। देखिए क्या हुआ, ईयर 2 में ना, मान लो सर आपका ये आइटम थी, ठीक है, ये स्टोर में रखी हुई थी, हमने इसे कॉस्ट में का पार्ट मान लिया, बट ईयर 3 में सर ये असेट पे अटैच हुई है। तो सर जब हम ईयर 3 की कॉस्ट निकालेंगे तो सर ये असेट की अटैचमेंट में मिलेगी, तो सर ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक जी सर। लेकिन सर क्वेश्चन ने कुछ और बोल दिया यहाँ पे ना, include 100 lakh for the standard material stored at the site to be used in the year 2 to complete the work, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब इस अमाउंट में सर डबल स्टार देखिए, एक्सक्लूड 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रोड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक जी सर, 8200। द वेरिएशन इन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, सर आपने ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो हम इस केस में सर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, सर ईयर वाइज रेवेन्यू आ गई, ठीक। एक्सपेंसेस सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर सर आपका रिकॉर्डेड टिल डेट करंट ईयर रेवेन्यू आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है, एंड प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट माइनस सर आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ठीक जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर 2093 डिवाइड बाई सर आपका आएगा 8050 परसेंटेज सर 26%, तो रिवेन्यू सर 9000 इंटू 26% सर 2340 से रिवेन्यू आ गई, कोस्ट इनकर्ड 2093 सर आपका प्रॉफिट और लॉस सर कितने से आ जाएगा 247 से, ठीक जी सर। सर ओपनिंग कोई बैलेंस है नहीं, तो यही क्लोजिंग बैलेंस, ही करंट ईयर के बैलेंस आ गए, ठीक। ईयर 2 में देखिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर 6068 डिवाइड बाई 8200 सर 74% इंटू सर 9200, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगी सर आपका 6808 से, ठीक है सर। ये क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आ गई, क्यूमुलेटिव कॉस्ट सर 6068 से, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ गए सर आपके 740 से। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस सर आपका करंट ईयर की रेवेन्यू कितने से 6808 माइनस सर 2340 सर 4468, ठीक जी सर। ये ईयर 2 की रेवेन्यू है। ईयर 2 की अगर कॉस्ट की बात करें
तो 6068 माइनस 2093 3975, और प्रॉफिट की बात करें तो 4468 से इसका कंपैरिजन कर देंगे 493। अब चाहो तो सर एक काम और कर सकते हैं, जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है उसमें से ओपनिंग प्रॉफिट माइनस करके भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, 740 माइनस सर आपका 247। चलिए जी सर, 100% काम कंप्लीट हो गया 9200 सर, कॉस्ट 8200, क्योंकि सर ये आपका ऐड हो जाएगा 100 का मेटेरियल नेक्स्ट ईयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम इसे इंक्लूसिव मान के चलते हैं। सर 1000 का प्रॉफिट है आपका, रिवेन्यू फॉर ईयर थर्ड 9200 माइनस 6808 2392, 8200 माइनस 6068 2132। सर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 260 से, 1000 माइनस 740, 260 से प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक जी सर, ये देखिए सर 247 493 260। ठीक जी सर, अगर आप रिवेन्यू ईयर वाइज देखेंगे तो 6808 ओपनिंग बैलेंस 2392, आपका 2132, 4468 और 3975। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन 10। Acker Limited signed on 1st April X1 a construction contract for rupees 1 crore 50 lakh. Following particulars are extracted in respect of the contract for the year end 31st March X2। सर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1 करोड़ 50 लाख पे। ठीक जी सर, मटेरियल यूज सर कोस्ट का पार्ट है, लेबर चार्जेस पेड सर कोस्ट का पार्ट है, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट सर कोस्ट का पार्ट है, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड सर कोस्ट का पार्ट है, लेबर चार्जेस ऑफ 2 लाख आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। सर हम इसे क्या करेंगे सर, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इट इज एस्टिमेट दैट बाई स्पेंडिंग फर्दर 3350 टू वर्क द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो सर हम पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, इनकर्ड अप टू डेट, प्लस सर आपका कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड। ये देखिए सर, ये आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया सर। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट सर, ये आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, परसेंटेज आ गया। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू की बात करें तो 1 करोड़ 50 लाख का 80% सर आपका 1 करोड़ 20 लाख आ गया। फोर्सेबल लॉस की बात करें तो सर आपका पहले काम करते, पहले एक्चुअल लॉस निकालते। ठीक जी सर, ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड आ गई जी सर, ये आपके सर कॉस्ट आ गई इनका 14 लाख जी सर। टोटल एस्टिमेटेड लॉस की बात करें तो दिस कंपैरिजन विद 1 करोड़ 50 लाख 1750 सर, 14 लाख का लॉस रिकॉर्ड है, तो 350 का हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, और टोटल लॉस सर जो पिनल अकाउंट में चार्ज होगा कितने से होगा, 17,50,000 से, जिसमें 14 सर एक्चुअल लॉस है और 350 का आपका प्रोविजन है। अगर आप ना इंस्टीट्यूट के पुराने मटेरियल देखेंगे या इंस्टीट्यूट का सर आप आरटीपी एमटीपी पुरानी देखेंगे, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करता था। वो क्या करते थे, उठा के ना ये सब परसेंटेज वगैरह छोड़ते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा क्या करते थे 167 माइनस 150, ये लॉस आ गया जी। और मैं हमेशा क्लास में सर इसका बाइफर्केशन कराता था, और फिर क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट से टैली भी करना आंसर, तो फिर मैं क्या करता था, लास्ट में सर एक लाइन लिखवा देता था कि टोटल लॉस इतना आ जाएगा। ठीक, और इंस्टीट्यूट को बहुत बार चिट्ठियाँ लिखी, तब जाके सर इसमें इंप्रूवमेंट आई है। अब ये ठीक है, अब इनको एक लाइन और लिख देनी चाहिए कि जो टोटल लॉस है ना, क्योंकि अगर आप पीएनएल बनाएंगे तो सर पीएनएल के अंदर क्या आएगा, समझिए बात को सर। आपका रिवेन्यू आएगी 1 करोड़ 20 लाख से, बिल्कुल सर। सर कॉस्ट आएगी आपका 1 करोड़ 34 लाख से, 14 लाख का लॉस हो गया। 350 का आप क्या करेंगे सर, प्रोविजन बनाएंगे, तो सर 750 का लॉस आ जाएगा। ठीक जी सर, ऐसे आएगा सर। चले जी सर, क्वेश्चन 11 पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। RT Enterprise has entered into a fixed price contract for construction of a tower with its customer. Initial tender price agreed is rupees 220 crore. At the start of the contract, it is estimated that the total cost to be incurred will be 200 crore. सर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस एग्रीड हुआ वो 220 करोड़ पे हुआ, और इनिशियली सर मतलब ईयर 0 पे सर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उस टाइम पे लग रहा था कि जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो 200 होगी। ठीक जी सर, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ ईयर 1 दिस estimate stand revised to 202. Assume that the construction is expected to be completed in 3 years. ठीक है,
During year 2, the customer has requested for a variation in the contract. As a result of that, the total contract value increased by 5 crore. Okay, तो contract price सर आपका 205 हो गया, सॉरी 225 हो गया. 220 एग्रीड प्राइस था, प्लस 5 से सर आपका रिवेन्यू बढ़ेगी. एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 3 करोड़. तो सर आपका 202 प्लस 3 205 करोड़ सर टोटल कॉस्ट होगी. RT has decided to measure the stage of completion on the basis of the proportion of the contract cost incurred to the total estimated contract cost. Contract cost incurred at the end of the each year is, सर पहले साल ये कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो डिवाइड बाय सर हम क्या करेंगे 202 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेंगे. ये देखिए सेकेंड ईयर 154.2 इंक्लूडिंग अनयूज मटेरियल. तो सर इसे हम अगले साल रेफर कर देंगे. ठीक है जी सर. तो 154.2 माइनस 2.5 सर 151.7 डिवाइड बाय 205, क्योंकि एस्टिमेट कोस्ट सर यहाँ पे 74% आ गया. एस्टिमेट कोस्ट सर यहाँ पे बढ़ गई थी. ठीक है जी सर. थर्ड ईयर में सर आपका 205 डिवाइड बाय 205. ठीक जी सर. 100% आ गया. प्रॉफिट निकालना सर. देखिए सर पहले साल 220 इंटू आपका 26%, ये कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ गई सर, ये कॉस्ट इनकर्ड थी, डिफरेंस सर आपका प्रॉफिट आ गया. ठीक जी सर. अच्छा सर ईयर 2 में सर 74%. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, उसमें सर ओपनिंग रिवेन्यू माइनस कर दिया आपने, क्या आ गया सर सिर्फ ईयर 2 की रिवेन्यू. सर टोटल कॉस्ट ये है, इसमें से ओपनिंग कॉस्ट माइनस कर दी, सर प्रॉफिट आ गया. आप ऐसा भी कर सकते हैं सर कि जैसे 225 इंटू 74% कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ईयर 2 में क्यूमुलेटिव आ गई सर 166.5, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई सर आपका इंटू 70, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यहाँ पे थी ना 154.2 माइनस 2.5 151.7, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ गया कितने से 14.8 से, और ओपनिंग प्रॉफिट सर कितने से था अपना सर 4.68 से, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 10.12. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते. ठीक जी सर. ऐसे ईयर 3 आ गया. चलिए आगे. हाँ जी सर. आइए अब चलते हैं एमसीक्यू पे. एमसीक्यू बहुत बढ़िया दे रखे इसीएस के. मैं एक बात बता दूं आपको सर, स्टडी मटेरियल में जितने भी एमसीक्यू है उसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक जी सर. पढ़ेंगे सर. पेज नंबर पे पहुंचेंगे आप 8.26 पे. द बिलो इंफॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन 1 to 3. सर ये कुछ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक. ठीक जी सर. XY लिमिटेड एग्री टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट GH लिमिटेड. सर XY एग्री होता है एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसके बिहाफ पे सर, अपने क्लाइंट GH के बिहाफ पे. 1 अप्रैल X1 को एग्रीमेंट होता है. ठीक. द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम इज 3 ईयर. सर जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम है वो 3 ईयर है. XY लिमिटेड इनकर्ड ए कॉस्ट ऑफ 30 लाख अप टू 31 मार्च X2. मतलब सर 1 ईयर के अंदर सर उसने 30 लाख की कॉस्ट इनकर्ड कर दी. इट इज एक्सपेक्टेड दैट एडिशनल कॉस्ट सर 90 लाख. ठीक जी सर. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सर आपकी 112 है, तो एक्सपेक्टेड लॉस है सर कॉन्ट्रैक्ट में 8 लाख का. एज एट 31 मार्च X2 XY हैज बिल्ड GH लिमिटेड 442 lakh and as per the agreement. ठीक है. Assume that the work is completed to the extent of 75% by the end of the year 2. ठीक जी सर. आइए एक बार कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले देखिए सर ईयर 1 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25%. कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 112 into 25%, sir 28. Contract loss 28 minus 32. Expected loss
8 प्रोविजन 4 एक्सपेक्टेड लॉस 6। ठीक जी सर, चले हाँ जी आइए। रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाई XY फॉर ईयर एंड 31 मार्च X2। सर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी सर आपकी 28 लाख। ठीक जी सर। टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 1। ईयर 1 में कितने खर्चे रिकॉर्ड करेंगे? अब स्टूडेंट पता क्या कहते हैं सर 30 का खर्चा रिकॉर्ड कर लें ना। 30 सर कॉस्ट इनकर्ड हुई है। अगर आप यहाँ पे SPL का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने ना। यहां देखिए सर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, सर 28 से, बिल्कुल ठीक है सर। कॉस्ट इनकर्ड 30 से। एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजन सर 6 से। तो सर 36 का खर्चा नहीं आ गया? चले जी सर। रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर ईयर 2। अब ईयर 2 के लिए सर देखिए 75% काम कंप्लीट हो गया आपका ना, तो 112 इंटू 75%, क्यूमुलेटिव रिवेन्यू आ गई 84 माइनस रिवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड सर 28 से 56 सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं सर आप एक बात बताइए। मैंने कहा हाँ जी, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 50% इंटू 112। दोस्त मैं इस अप्रोच से ना हमेशा मना करता हूँ। इसका रीजन क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में चेंज आ गया है तो फिर सर इस अप्रोच में हमें क्या करना पड़ता है, जो प्राइस की एडजस्टमेंट है वो क्यूमुलेटिव निकालनी पड़ती है। ठीक जी सर। तो ये अप्रोच एक लंबी अप्रोच हो जाती है। फिर उस केस में अगर प्राइस में चेंज नहीं आता तो फिर कोई भी अप्रोच फॉलो कर लो। अगर प्राइस में चेंज आता तो सर ये अप्रोच बेटर है और मैं हमेशा इसी अप्रोच को रिकमेंड करूंगा। अब दो अप्रोच पे जाएं क्यों, इतना सारा सिलेबस करने के लिए। ठीक जी सर, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाए ना। बिल्कुल ठीक है सर, आइए आगे पढ़ते हैं। बिलो इंफॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन 4 to 5। Messrs AV has presented the following information for contract number XY123। ठीक, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वर्क सर्टिफाइड है, मतलब सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड है, कॉस्ट इनकम टू डेट है। ठीक, तो अनसर्टिफाइड सर आपका 40 आ गया। और प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड सर आपकी 300 है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट टू इनकर सर 50 लाख है। द रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड। सर यहाँ पे जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ना सर, इसके बेस पे सर आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है। लिखता है रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाई मैसर्स एवी। सर हम वर्क सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड के बेस पे सर 320 आ गया। ठीक जी सर। आगे टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज। सर टोटल एक्सपेंसेस आपका कॉस्ट इनकम अप टू डेट 360। ठीक जी सर। चलिए हाँ जी आइए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6। LP contractor undertake a fixed price contract 200 lakh. Transaction related to the contract include material purchased 80 लाख से, अनयूज मटेरियल से 30 लाख से, लेबर चार्जेस सर आपका 60 लाख से। ठीक जी सर। मशीन यूज फॉर 3 ईयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 100, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ सर आपका 15 ईयर है। ठीक है जी सर। सर कॉन्ट्रैक्ट पे लेकिन हम लोग उसे 3 ईयर यूज कर रहे हैं। ठीक जी सर। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट सर कितने से 80 लाख से, मतलब जो आगे फर्दर कॉस्ट इनकर्ड होंगी सर वो कितनी होगी 80 लाख की। लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बी रिकॉग्नाइज। देखिए सर मटेरियल कॉस्ट अपनी 50 आ गई क्योंकि अनयूज सर 30 का, लेबर कॉस्ट सर 60 आ गई 110। सर अगर आप ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे मशीन का डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 3/15 सर आपका 20 आ गया। तो सर कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी 130 की। एक्सपेक्टेड कॉस्ट सर आपका कितनी है सर 80, 210, तो सर -200। सर 10 का ओवरऑल लॉस आएगा। ठीक है, कुछ इसमें से सर लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। उस बाइफरकेशन की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ लॉस मांगा उसने। ठीक, 10 लाख से आ गया। चलें जी सर आइए अब चलते हैं AS9 पे। AS9 का नाम है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करके चलता है।
एक आपका सर सेल ऑफ गुड्स, एक आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एक आपका सर अगर हमारे रिसोर्स किसी और ने यूज किए हैं तो सर उससे इनकम, जैसे आपका इंटरेस्ट आ गया, आपका सर डिविडेंड आ गया, आपका सर रॉयल्टी आ गई। ठीक जी सर। सर हम रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉर्ड करेंगे? कहता सर जब आपका जो गुड्स है उसका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक जी सर। अलोंग विथ ओनरशिप। सर देखिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सर जनरली इनवाइस इशू करने के बाद, जनरली बोला मैंने। ठीक जी सर। और रिस्क एंड रिवार्ड सर डिलीवरी के टाइम। ठीक। लेकिन कभी कभी सर क्या होता है कि हम कस्टमर के बिहाफ पे गुड्स रख लेते तो भी हम लोग मान लेंगे कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक जी सर। अच्छा सर सेल ऑफ गुड्स रिवेन्यू तब रिकॉर्ड करें जब रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा और साथ में सर आपका इस बात की सर्टेनिटी हो कि आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन हो। ठीक जी सर। सर रेंडरिंग ऑफ सर्विस रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? कहता सर सर्विस ना आपकी बेसिकली दो टाइप की, एक आपकी सर है जहाँ पे सर सर्विस की वैल्यू जो वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। और एक है सर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन के हिसाब से सर्विस की वैल्यू। ठीक जी सर। अगर सर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन के साथ सर्विस की वैल्यू हो तो सर जैसे एक डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा सर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रोवाइडेड देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। ठीक जी सर। लेकिन अगर सर सर्विस की नेचर ऐसी कि वो कंप्लीट होगी तो उसकी वैल्यू, जैसे मान लो सर एक आर्किटेक्ट है वो क्या कर रहा है सर नक्शा बना रहा है। ठीक। अब सर अगर नक्शा कंप्लीट नहीं होगा तो सर उस नक्शे के प्रोपोर्शनेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो सर उस केस में क्या लगेगा? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगेगा। जैसे सर सर्विस कंप्लीट होगी हम लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रोवाइडेड देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। ठीक जी सर। सर इंटरेस्ट के केस में सर हम लोग क्या करेंगे? सर रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे टाइम के हिसाब से, प्रोवाइडेड देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। सर रॉयल्टी केस में सर एज पर दी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक जी सर। और डिविडेंड के केस में सर आपका डिक्लेयर बेस पे, लेकिन सर हम रिकॉर्ड तभी करेंगे रिवेन्यू जब देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। ठीक जी सर। सर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज पॉलिसी में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर कोई अमाउंट सर हम अनसर्टेनिटी की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इलस्ट्रेशन पे लेके चलता हूँ और सर रिस्पेक्टिव इलस्ट्रेशन के हिसाब से हम केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि AS9 में ना बड़े सारे केस दे रखे हैं। तो सर जो भी इलस्ट्रेशन आएगा उसके रिगार्ड में जो केस होगा मैं पहले केस डिस्कस करूंगा फिर उस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर। आप आएंगे पेज नंबर 8.37 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल एंड एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एज ए प्रिंसिपल काम करें तो आप ग्रोस रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आप एज ए एजेंट काम करें तो आप क्या करेंगे? नेट रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप एज ए प्रिंसिपल काम करें तो ग्रोस रिवेन्यू, और अगर आप एज ए एजेंट काम करें तो नेट रिवेन्यू। ठीक जी सर। अब सर हम प्रिंसिपल कब मान के चलेंगे? देखिए सर अगर जो गुड्स या सर्विस आपने देनी है उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इन्वेंट्री का रिस्क आपका है, प्राइस चेंज की पावर आपके पास है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो आप एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी और पार्टी की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप सर ट्रांजैक्शन को आप डील करा रहे हैं तो सर आप एज ए एजेंट है। ठीक जी सर। प्रिंसिपल कब मान के चलेंगे? सर जब सर जो इन्वेंट्री रिस्क है वो हमारा होगा। ठीक जी सर। प्राइस चेंज का रिस्क हमारा होगा। ठीक। प्राइस रेंज की प्राइस जो आपका फाइनल होगा उसकी सर जो रेंज वगैरह डिसाइड करनी, प्राइस डिसाइड करना, उसकी पावर अपने पास, तो हम एज ए प्रिंसिपल काम करें। ठीक जी सर। एक बात और सर कभी कभी क्या होता है कि हम ना थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो सर उसे कभी भी रिवेन्यू नहीं मानते। जैसे सर हम GST कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो सर वो कभी भी अपनी रिवेन्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक जी सर। जिगैटो रन ए फूड डिलीवरी बिजनेस। सर जिगैटो क्या कर रहा है? एक फूड डिलीवरी बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है। एज पर द अरेंजमेंट जिगैटो अलाउ कस्टमर टू ऑर्डर फूड फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे देखिए सर जिगैटो कहता है कि आप एक काम कीजिए, लोकल रेस्टोरेंट को ऑर्डर दीजिए। ठीक है जी सर। एंड इज रिस्पॉन्सिबल द डिलीवरी ऑफ द फूड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सर जो फिक्स टाइम होगा, जो डिसाइडेड टाइम होगा उसके अंदर डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसके? जिगैटो की। ठीक है जी सर। अब सर अगर यहाँ पे देखेंगे तो जेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? सर डिलीवरी करना है। ठीक जी सर। अच्छा जो फूड है सर वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर दिया जाएगा। हाँ अगर फूड की क्वालिटी, उसके प्राइस, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसकी है? अगर जेड की होती तो सर वो फिर क्या करता? सर जो फूड का प्राइस है उसे भी एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करता। ठीक। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इट कलेक्ट द मनी ऑन ऑर्डर मेड ऑनलाइन एज अंडर। सर ये एक ईयर के दौरान उसने अमाउंट कलेक्ट किए। टोटल प्राइस फॉर द फूड आइटम सर 200 लाख, डिलीवरी चार्जेस सर 60 लाख, GST सर 40 लाख। तो सर ये आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट किया, ये आपके रेवेन्यू नहीं है, ये आप एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। ये सर आपने रेस्टोरेंट के बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट किया सर, इसे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
डिलीवरी चार्जेस सर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी थी, तो सर इसे हम क्या करें, एज ए रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। जेड हैज रिसीव्ड रुपीज 300 लाख फॉर द अबव ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड द ऑर्डर वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन द stipulated time. How much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by Zigato? सर रेस्टोरेंट 200 से, Zigato सर 60 लाख से, रेवेन्यू फॉर रेस्टोरेंट 200 लाख। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, अगर हम गुड्स या सर्विस सर डिलीवर करते हैं तो हम रिवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन होगा। ठीक जी सर। दो तीन बातें हैं सर, हमने आज गुड्स या सर्विस सर क्या की, डिलीवर की। सर आज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन नहीं है, तो सर हम पता क्या करेंगे, जिस डेट पे सर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन आ जाएगा सर उस डेट तक रिवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे। ठीक जी सर। सर जिस डेट पे सर हमने आज गुड्स या सर्विस की डिलीवरी की सर उस डेट पे क्या है सर, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस डेट पर रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो सर हमने यहाँ पे गुड्स या सर्विस दी और यहाँ पे सर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन है, लेकिन बाद में सर कस्टमर को दिक्कत आ गई और अब अनसर्टेनिटी आ गई। सर अगर डेट ऑफ डिलीवरी पे जिस दिन सर आपने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर किया उस दिन सर अगर आपका सर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन था, तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। और बाद में सर अगर अनसर्टेनिटी आती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, एज ए बैड डेट या प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे सर। हम रिवेन्यू को सर रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है। और सर जो बैड डेट या प्रोविजन है उसका अमाउंट हम क्या करेंगे, पीनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक। आइए, AB सेल गुड्स टू CD ऑन 1 मार्च X1। सर AB ने क्या किया, CD को गुड्स बेचे 1 मार्च X1 को। CD इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू सिंस लास्ट फ्यू मंथ। सर CD के पास ना कुछ कैश फ्लो इशू थे। ठीक है। हाउएवर इट इज ट्राइंग टू रेज फंडिंग थ्रू बैंक लोन टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर। हालांकि सर वो बैंक से ना फंड के अरेंजमेंट कर रही है। On 5th of the May X1, CD is able to seek the funding and is expected to be able to pay for the goods in future। सर 1 मई को 5 मई को आपका क्या है सर, CD एबल होगी है फंडिंग के लिए और सर वो आपका पेमेंट कर देगी फ्यूचर में। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 मार्च को हमने गुड्स बेचे जी सर, उस दिन अनसर्टेनिटी थी, हम रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर, जब सर्टेनिटी आ जाएगी, दैट इज 5th मई। ठीक। At the time of the sale, it is difficult for AB to ascertain whether it will be able to collect the amount from CD due to poor financial condition. Explain how the recognition of revenue। सर यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 मई को। ठीक। और तब तक सर आप उसे एज ए इन्वेंट्री दिखाएंगे, एज ए इन्वेंट्री। ठीक जी सर। चले हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3। AB सेल गुड्स टू CD ऑन 1 जनवरी X1। सर AB ने क्या किया, CD को गुड्स बेचे 1 जनवरी X1 को ₹4 आपके 2 लाख के सर गुड्स बेचे। ठीक जी सर। आफ्टर द सेल वाज मेड, CD इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू। सर सेल होने के बाद CD के पास सर क्या थे, सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू थे। ठीक है। इट इज ट्राइंग टू रेज फंडिंग थ्रू बैंक लोन टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर। ठीक है। हाउएवर इट इज अनेबल टू डू सो एंड हैज गॉन अंडर लिक्विडेशन ऑन 15th ऑफ मार्च X1। बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। देखिए 1 जनवरी को सर मैं 2 लाख के गुड्स बेचे, सेल के बाद सर यहाँ पे क्या है, उसके बाद सर कैश फ्लो इशू आ गए और वो ट्राई करा लोन के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और लिक्विडेशन में चली गई। ठीक। एट द टाइम ऑफ सेल देयर वाज नो रीजन फॉर AB टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम CD इन फ्यूचर। सर जिस टाइम पे गुड्स बेचे थे उस टाइम पे सर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जिससे लगे कि पेमेंट नहीं आ पाएगी। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में सर क्या करेंगे, बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू टू बी डन। सर देखिए एट द टाइम ऑफ सेल सर आप सर्टेन थे कि पैसा आ जाएगा, तो हम 1 जनवरी को सर क्या एंट्री करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवेन्यू सेल अकाउंट। ठीक जी सर। और बाद में सर बैड डेट आ जाएगा 15 मार्च को। ठीक। चले हाँ जी सर। आइए, इलस्ट्रेशन 4। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च X1, ZX Enterprise has recognized ₹100 lakh on accrual basis income from dividend on unit of mutual fund held by it। सर देखिए डिविडेंड के ऊपर हम इनकम सर, जो डिविडेंड की इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं सर, वो रिकॉर्ड करते हैं डिक्लेयर्ड बेसिस पे। ठीक। और देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। ठीक। डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड सर डिक्लेयर हुआ 15 जून को, तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू आपका सर नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे, 10 अप्रैल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर, 15 जून को। और जो आपने रिकॉग्निशन की है रिवेन्यू की एक्चुअल बेस पे सर, वो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक। इलस्ट्रेशन 5। वाई लिमिटेड यूज सर्टेन रिसोर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सर वाई एक्स के कुछ रिसोर्स यूज कर रहा है। ठीक है। इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव्ड 10 lakh and 15 lakh as interest and royalty respective from Y Limited during the year X1 X2।
यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। सर देखिए, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे टाइम के बेस पे, और सर रॉयल्टी को रिकॉर्ड करेंगे सर एक्चुअल बेस पे एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक जी सर। अच्छा, प्रोवाइड देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। ठीक है जी सर, ये आप रेफर कर लेंगे सॉल्यूशन। Illustration 6. The board of directors decided on 31st March X2 to increase the sale price of certain item retrospectively from 1st January X2। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 31st मार्च X2 को वो सेल प्राइस इंक्रीज कर देगा सर्टेन आइटम पे, कहां से? 1st जनवरी X2 से। ठीक जी सर, रेट्रोस्पेक्टिवली। 1st अप्रैल X1, 31st मार्च X2। अच्छा, 1st जनवरी से उसने क्या किया? रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस इंक्रीज कर दी है। अब आप मेरी बात सुनना, आप ना एक दुकान से कैलकुलेटर लेके आए और 100 रुपीज़ का आपने कैलकुलेटर लिया, दुकानदार का 2 दिन के बाद फोन आया, भाई साहब गलती होगी, प्राइस ना 110 होना चाहिए था। तो क्या पैसे दोगे? नहीं सर। तो इन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर देखिए यहाँ पे आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक जी सर, तो रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल ऑफ गुड्स आप ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन नहीं, तो आप रिवेन्यू क्या करेंगे सर? पोस्टपोन कर देंगे टिल द डेट सर व्हेन आप क्या करेंगे सर? जब आपके पास सर्टेनिटी आ जाएगी कलेक्शन की। ठीक जी सर। In view of this price revision with effect from 1st January, the company has to receive 15 lakh from its customer in respect of sale made from 1st January X2 to 31st March X2। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, आपने सर एक बार क्वेश्चन देखिए, 31st मार्च X2 को प्राइस इंक्रीज किए यहां से लेके यहां तक जो सेल है। ठीक है जी सर, और 15 लाख का सर आपका अमाउंट आ गया। अकाउंटेंट कैनॉट मेक अप हिज माइंड वेदर टू इंक्लूड 15 lakh in the sale for X1 X2 advice। Price revision was affected during the current accounting period sir X1 X2। As a result, the company stand to receive 15 lakh from its customer in respect of the sale made from 1st January to 31st March। ठीक है, if the company is able to assess the ultimate collection। सर जैसे कई बार क्या होता है, पहले से एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और या फिर पास्ट ट्रेंड ऐसा होता है कि सर ऐसी पार्टी को हमने गुड्स बेच रखे जो प्राइस वेरिएशन पे कर देती। ठीक, और अभी भी हमने क्या किया, उसी पार्टी को गुड्स सेल किए। If the company is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty, only then additional revenue arising out of this said price revision may be recognized in X1 X2। ठीक है, if the company is not reasonable certain on ultimate collection of 15 lakh from its customer in respect of the sale made from 1st January to 31st March, it shall postpone recognition of revenue and disclose it in financial statement for year X1 X2 as per ES1। ठीक है सर, आप इसे क्या करें, डेफर कर दें। ठीक जी सर। इलस्ट्रेशन 7 से पहले मैं एक स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 एएस का रेफरेंस आएगा। देखिए क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ना AS9 को भूल जाते हैं। ठीक जी सर। सर ये मेरा एक ईयर 1 था, ठीक है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। सर ईयर 1 में क्या होता है, जो ईयर 1 है यहां पे क्या होता है, ईयर 1 में सर हमने क्लेम लॉन्च किया। सर आग लगी, क्लेम हमने सर क्या क्या लॉन्च किया। ठीक जी सर। अब सर जो क्लेम लॉन्च किया हमने, मान लेते सर वो आपका एस्टिमेटेड 5 लाख का है। एस्टिमेटेड कितने का? 5 लाख का। ठीक जी सर। लेकिन सर वो रिसीव होता है यहाँ पे 450 पे। ठीक जी सर, क्योंकि यहाँ एस्टिमेट था। तो सर यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? पहला कॉम्बिनेशन सर, ये जो क्लेम था हम सर्टेन थे पैसा मिल जाएगा, और हमने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। हम सर्टेन थे पैसा मिल जाएगा और हमने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। सर जब यहाँ पे 450 रिसीव होगा ना, तो सर ये 50,000 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा एज पर ES5। ठीक जी सर। दूसरी बात सर, यहाँ पे हम सर्टेन थे कि पैसा मिल जाएगा, बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हम सर्टेन थे बट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सर उस केस में फिर ये प्राइवेट आइटम बन जाएगी। थर्ड केस, सर हम अनसर्टेन थे इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, फिर सर ये प्राइवेट आइटम नहीं बनेगी, हम रिवेन्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर AS9 ये कहता है कि आप इसे रिकॉर्ड तभी करेंगे सर जब आपके पास सर्टेनिटी आ जाएगी। अगर अनसर्टेनिटी है तो सर आप इसे रिकॉर्ड करेंगे नहीं। ठीक, चले, हाँ जी आइए।
A claim lodged with the railway in March X1 for loss of goods of rupees 2 lakh had been passed for payment in March X3 for 150। सर देखिए, हमने एक क्लेम लॉन्च किया था रेलवे के पास मार्च X1 में लॉस ऑफ गुड्स 2 लाख का, लेकिन सर पेमेंट जो मिली हमें मार्च X3 में मिली। नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वाज लॉस्ट। एडवाइस पी कंपनी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक सर, देखिए अगर ये क्वेश्चन हम AS5 में पढ़ रहे होते ना तो हमारे माइंड में क्या जाता, अच्छा 2 लाख का क्लेम डाला, रिकॉर्ड नहीं किया तो प्राइवेट आइटम बन गई। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को AS9 में पढ़ते तो अपना माइंड सेट क्या होता है, अपना माइंड सेट होता है AS9 में कि यार क्योंकि यहाँ पे अनसर्टिनिटी रही होगी इसलिए हमने रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, और ये 150 सर आपका क्या आ जाएगा, सर ये आपका करंट ईयर में इनकम आ जाएगी, और ये प्राइवेट आइटम नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट आइटम होती है सर एरर और ओमिशन। ठीक, क्योंकि सर एज पर AS9 हम लोग इसे रिकॉर्ड तब करेंगे जब सर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी का जैसे हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए सर ये प्राइवेट आइटम नहीं बनेगी। ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने AS9 के कंटेक्स्ट में आंसर दे रखा है, कैन नॉट बी टेकन एज प्राइवेट आइटम 150। सर आपको आप क्या करेंगे सर, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, क्यों सर, क्योंकि ये तो सर जो लॉस हुआ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते हैं ना सर, ये तो इस साल मिला है। ठीक, हाँ अगर सर ये ऑर्डिनरी आइटम है और इसकी नेचर स्पेशल है, आइदर नेचर और साइज सर अगर मटेरियल है स्पेशल है तो हम इसे क्या करेंगे सर अलग से डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, एज पर AS5। ठीक, चले हाँ जी। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करें, क्योंकि वहां पर तो सर AS9 के रिगार्ड में पूछेगा तो AS9 के रिगार्ड में आंसर दे देंगे, 5 के रिगार्ड में पूछेगा तो 5 के रिगार्ड में आंसर दे देंगे। अब सर क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आपने इसका डिप्लोमेटिक आंसर देना है। आपने लिखना है एज्यूम, पहला केस 1 एज्यूम, या ऐसे लिखेंगे अल्टरनेटिव 1 एज्यूम एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द क्लेम देयर वाज अनसर्टेनिटी। तो आप क्या करेंगे सर, फिर सर इसे 150 रिकॉर्ड कर लेंगे मार्च X3 में, और अगर इसके नेचर स्पेशल है या आपका ये मटेरियल है सर आपका साइज की वजह से या नेचर की वजह से तो आप इसे क्या करेंगे डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर, एज पर AS5। फिर सर सिचुएशन 2 में लिखेंगे कि जब आपने क्लेम मांगा था तब सर्टनिटी थी और आपने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो सर फिर ये आपका 150 क्या बन जाएगा, प्राइवेट आइटम बन जाएगा। आप प्लीज दोनों आंसर लिख के आए इसके अंदर। ठीक, चले जी सर आइए। इसके बाद सर MCQ है, लेकिन MCQ से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फिर MCQ पे लौट के आएंगे। ठीक जी सर। देखिए सर हम लोग रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर, जब रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। ठीक जी सर, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। GH मैन्युफैक्चर एंड सेल टेलीविजन। सर GH क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और टेलीविजन को बेचता है। द टेलीविजन आर शिप टू द कस्टमर बाई सी। सर टेलीविजन जो है आपके सर कस्टमर ने सर सी के द्वारा भेजनी, मतलब कस्टमर के पास। ठीक जी सर। In order to transfer risk related to the shipment of the television, GH also get an insurance coverage for the goods while they are in transit from the factory to the customer location। सर ये देखिए, ये फैक्ट्री है, ये समुद्र आ गया, ये कस्टमर की लोकेशन आ गई, तो हमने क्या किया सर इंश्योरेंस करा लिया। इसका मतलब क्या सर, अगर कल को कोई भी मिस हैपनिंग होगी गुड्स के साथ तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे पे करेगी। इसका मतलब क्या सर, टिल द डेट गुड्स सेंड टू लोकेशन ऑफ द कस्टमर। सर रिस्क एंड रिवार्ड अपना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर, जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, The insurance policy will reimburse GH for the value of goods in the event of loss or damage arising any time up to these goods reaching customer location। ठीक है, क्योंकि अगर सर कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें रिम्बर्स करेगी। ठीक, द लीगल टाइटल पास व्हेन द गुड्स अराइव एट द कस्टमर प्रीमिसेस 1 मंथ लेटर। सर जनरली 1 मंथ के बाद क्या होता है, गुड्स पहुंचते हैं तब हम उसको इनवाइस इशू करते हैं। व्हेन शुड एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन इट्स बुक। सर जब कस्टमर के पास सर गुड्स पहुंच जाएंगे। ये देखिए सर, GH रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल व्हेन गुड्स अराइव एट द कस्टमर प्रीमाइसेस। ठीक, एक बात और मैं आपको बता दूं, AS9 में ना बहुत सारे केस दे रखे हैं और मैंने फास्ट ट्रैक बैच में भी सारे के सारे केस ना डिटेल में कवर करा रखे हैं, बट यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से सर इन्होंने क्या किया, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े कम रखे हैं, बट केस सर ज्यादा है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ मेघना लिमिटेड। सर आपने क्या करना है, मेघना लिमिटेड के अकाउंटेंट को सर एडवाइज करनी है किस बारे में सर, विद वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द अबव केसेस। सर रीजन के साथ आपने क्या करना सर, सर एडवाइज करनी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिगार्ड में। ठीक जी सर, पहला पॉइंट, गुड्स ऑफ 60,000 वर सोल्ड ऑन 20th मार्च बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज वर डिलीवर्ड ऑन 10th अप्रैल। देखिए सर क्या होता है,
अगर गुड्स सर रेडी हैं और कस्टमर की रिक्वेस्ट आ जाता है कि साहब गुड्स बाद में भेजना, तो उस केस में सर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करें ना करें। बात सुनिए ध्यान से, क्या हुआ, मैं अपने स्टाफ को कह रहा हूँ मिस्टर ए के गुड्स नहीं पहुंचे अभी, वो कह रहे सर बिल्कुल रेडी है, इन हैंड है, बस अभी लेके जा रहे हैं। तभी मिस्टर ए का फोन आ गया, साहब मेरे यहाँ पे ना गोडाउन है में काम चल रहा है और अभी 2 महीने में डिलीवरी नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं रिवेन्यू रिकॉर्ड करूँ ना करूँ? सर AS9 ये कहता है अगर आपने डिलीवरी डिले की है बायर की रिक्वेस्ट पे, डिलीवरी डिले की है बायर की रिक्वेस्ट पे, और सर टाइटल ऑफ गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में सर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे प्रोवाइडेड गुड्स इन हैंड हो, सर सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो, मतलब ये गुड्स मिस्टर ए के, ठीक जी सर, रेडी फॉर डिलीवरी हो, तो सर इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल डिलीवरी हो या ना हो हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सर ये सारे रीजन देके आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 60,000 से, ठीक जी सर। सर नेक्स्ट केस है कंसाइनमेंट का। देखिए कंसाइनमेंट के केस में हम लोग रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं सर, जब सर गुड्स आपका अल्टीमेट कस्टमर के पास सेल हो जाते हैं, ठीक जी सर। ऑन 15 जनवरी X2 गुड्स ऑफ 150 वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऑफ विच 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च X2। सर देखिए 20% सर आपका कंसाइनी के पास है, इसका मतलब सर 80% सर क्या है कस्टमर के पास चलेगा, तो 120 से हम क्या करेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। बल्कि मैं साथ साथ टिक करा दूं जी सर, ये देखिए आगे ₹120 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर। देखिए सर अगर हम गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। सामने वाली पार्टी का अप्रूवल आ गया, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। सर सामने वाली पार्टी का अप्रूवल नहीं आई तो हम लोग क्या करेंगे सर, अगर ईयर एंड तक अप्रूवल पीरियड पेंडिंग है, मतलब जैसे हमने क्या किया सर, अप्रूवल का जो टाइम है 30 अप्रैल तक दे दिया, तो 31 मार्च तक अगर अप्रूवल नहीं आई तो हम लोग उसे एज ए इन्वेंटरी दिखाएंगे, सेल नहीं दिखाएंगे, ठीक जी सर। लेकिन अगर अप्रूवल का टाइम पीरियड एक्सपायर होगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। ₹120 worth of goods were sold on approval basis on 1st December, ठीक है। The period for of approval was 3 months after which they were considered sold, ठीक है। सर उसके बाद हम मान लेंगे 3 महीने दे दिए कस्टमर को कि भैया 3 महीने तक आपने क्या करना, अप्रूवल देनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद ना फिर इसे सेल मान लेंगे, ठीक जी सर। बायर सेंड अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 जनवरी, ठीक है। दिसंबर जनवरी फरवरी तक सर उसे अप्रूवल देनी थी। 75% की अप्रूवल वो दे चुका, 90,000 की रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, 25% की अप्रूवल पेंडिंग है, एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च X2। अब ये देखिए सर 31 मार्च X2 को सर जो अप्रूवल टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, अप्रूवल ना आने की वजह से भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 120 की रेवेन्यू आ गई यहाँ पे। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज मेड कैश सेल, और सर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं सर, उसको सेल के साथ एडजस्ट कर देते हैं। 39,000 से सर अपना माइनस कर देंगे 741, सर सेल आ गई, और 39,000 सर हम इसमें से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक। चले मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं सर, सेल प्राइस में से रिड्यूस कर देते हैं। सर एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टॉलेशन का। देखिए सर अगर इंस्टॉलेशन मेजर है तो हम लोग क्या करेंगे सर, इंस्टॉलेशन की रिवेन्यू अलग से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। एक बात और सर, देखिए मैंने क्या किया, कस्टमर को गुड्स दे दिए, ठीक जी सर, इंस्टॉलेशन मेजर है, तो टेक्निकली सर मैं रिवेन्यू पता कब रिकॉर्ड करूंगा सर, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तभी इसका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होगा। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि मैं गुड्स कस्टमर को दे देता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर इंस्टॉलेशन अलग से देता हूँ, इंस्टॉलेशन मेजर है, तो सर उस केस में मैं क्या करूँगा सर, अगर उसने इसका रिस्क एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर मैं इसकी रिवेन्यू अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा और इंस्टॉलेशन की रिवेन्यू अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1 KY Enterprise has entered into the following transaction. On 31st March X1, KY supplied two machines to its customer ST. Both machines were accepted by ST on 31st March X1. सर 2 मशीन भेजी, दोनों मशीन सर उसने एक्सेप्ट कर ली 31 मार्च X1 तक। मशीन A1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customer and installation process was very simple। जैसे सर मान लो कोई आपका ऐसा गुड्स है जिसकी इंस्टॉलेशन बड़ी सिंपल होती है, ठीक है, तो उस तरह के गुड्स हम बेच रहे हैं। मशीन ए वाज इंस्टॉल्ड ऑन 2 अप्रैल बाय ST एम्प्लॉय, ठीक है। मशीन 2 बीइंग मोर स्पेशलाइज्ड इन नेचर, सर मशीन 2 जो है वो आपका मोर स्पेशलाइज्ड है, रिक्वायर एन इंस्टॉलेशन प्रोसेस विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है,
रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम KY, ठीक है। मशीन 2 वाज इंस्टॉल्ड बिटवीन 2nd and 5th April, ओके। डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्राइस आर एज फॉलोज। मशीन 1, मशीन 2, इंस्टॉलेशन फी। हाउ शुड अबाउट ट्रांजेक्शन बी रिकॉग्नाइज बाई KY एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड। सर देखिए, हम इसकी रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 31 मार्च X1 को। सर इसकी रिवेन्यू अगर टेक्निकली देखा जाए तो सर इंस्टॉलेशन के बाद रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक। लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर अपने सॉल्यूशन में लिखा है कि 31 मार्च X1 तक क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है, और वी एज्यूम कि फर्दर इसमें कोई भी आपका अप्रूवल वगैरह की नीड नहीं है और उन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोग इसकी रिवेन्यू सर उसी ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन की फी सर नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक जी सर। ये देखिए सर, मशीन 1 रिवेन्यू 31 मार्च X1 को, सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, प्रॉफिट आ गया, ठीक जी सर, क्योंकि सर यहाँ पे कोई मेजर आपका इंस्टॉलेशन नहीं है। मशीन 2 का आंसर मैं आपको रीड करा देता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉर मशीन 2 इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। सर मशीन 2 का इंस्टॉलेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड है, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम KY लिमिटेड। सर आपका सिग्निफिकेंट असिस्टेंस चाहिए KY से। हाउएवर क्वेश्चन स्पेसिफाई दैट द मशीन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय ST। सर क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई किया कि मशीन एक्सेप्ट हो चुकी है, एज्यूमिंग, अब ये देखिए सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आंसर एजम्पशन के साथ दे दिया, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फर्दर अप्रूवल ऑब्लिक एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द बायर फॉर द मशीन सोल्ड, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मशीन 2 कैन बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक जी सर। चले, हाँ जी, और सर इंस्टॉलेशन नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए अब चलते हैं MCQ पे। पेज नंबर है 8.5। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो मस्ट बी met to recognize revenue from sale of goods. The entity selling does not retain any continuing influence or control over the goods. बिल्कुल ठीक है सर, हमने जो गुड्स ट्रांसफर किए उसके ऊपर सर अपनी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक तो सर ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। When the goods are dispatched to the buyer, सर बिल्कुल। Revenue can be measured reliably. The supplier is paid for the goods. It is reasonably certain that the buyer will pay for the goods. सर बायर क्या करेगा, गुड्स के लिए पे करेगा, ठीक जी सर। सर ये 3 आगे, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ए में। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वन पार्टी बट ओन्ड बाय अनदर पार्टी, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज ए कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री। सर मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री, नो सर। डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द इन्वेंट्री, नो। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, बिल्कुल ठीक है। एंड एनी चेंज इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो सर ये आपका कंसाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये इंडिकेशन आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द गुड्स एंड एनी चेंज इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द डीलर, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मेसर्स AB एंटरप्राइज। सर इसमें से सर कौन सा ट्रांजेक्शन क्वालिफाई कर रही है। सेल 20 लाख की है सर अंडर कंसाइनमेंट सेल, नो। सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन अमाउंटिंग टू 5 लाख, सर इसके लिए तो हम AS 10 में जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल रिकॉर्डेड 50,000, सर ये आ गया। सेल ऑफ 25 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल, नो। 4 पॉइंट। द अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप फी, सर आपका कितने से 5,000 ईच, ठीक जी सर। तो 100 मेंबर है, 5,000 ईच सर ये मेंबरशिप फी पे करनी, तो रिवेन्यू सर अपनी 5 लाख आ जाएगी, ठीक जी सर। ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑल मेंबर हैव पेड द फी, ठीक है। हाउएवर 5 मेंबर हैव पेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 ईच, ठीक है, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया। ऑफ दीज 3 मेंबर पेड द करंट ईयर फी एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ड्यू, ओके। अच्छा उन्होंने सर मतलब आउट ऑफ 5 में सर एक्स्ट्रा नहीं पे किया, 3 ने तो सर क्या किया, पिछले ड्यू भी पे किए, और 2 ने सर क्या किया, नेक्स्ट ईयर के पे कर दिए, ठीक, एडवांस में। रिवेन्यू फ्रॉम मेंबरशिप फी, सर उसने ये नहीं पूछा कि अमाउंट कितना रियलाइज करेंगे, उसने पूछा कि रिवेन्यू कितना रिकॉर्ड करें, सर एक्चुअल बेस के हिसाब से 5 लाख आ जाएगा। चले जी सर। FlixNet International offer a subscription fee model to allow the paid subscriber an annual viewing of movie, ठीक है, sports event and other content, ठीक है। It allow user to register for free, सर मतलब यूजर को हमने क्या रखा कि फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्ज, ठीक, और बिना किसी पैसे के आप 1 मंथ क्या करेंगे सर, इस कंटेंट को एक्सेस कर लेंगे। ये एक मीठा लालच है और ये लालच दे दिया जाता है, उसके बाद सर कस्टमर क्या करता है, फिर सब्सक्रिप्शन लेता ही लेता है। द कस्टमर हैज ए राइट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन विद इन ए 1 मंथ टाइम बट इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फी आफ्टर द फ्री पीरियड। सर फ्री पीरियड के बाद उसे क्या करना पड़ेगा सर, 1 साल की सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी।
XY has subscribed for free viewing on March X1. After 1 month, he has agreed to pay annual subscription and has paid 1200 on 31st March X1 for the subscription that is valid 31st March X2. तो सर ये आपके 31st March X2 ईयर के लिए रिवेन्यू बन जाएगी, ठीक है। रिवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई फ्लिक्सनेट फॉर द ईयर एंड 31st March X2, सर 1200 आ जाएगी। चले जी सर, चलिए इसी के साथ सर AS9 भी समाप्त होता है। बेटा अब वो टाइम आ गया जब आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत किया करो। देखिए मैं अपनी साइड से ना जो मेरे से बेस्ट एफर्ट्स बन रहे बेटा पूरे कर रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों की साइड से भी कि आप भी मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं होती। मैं आपको बता दूं, आप ना एक बार मेरे चैनल पे जाना, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 5 अगस्त से ठीक 6 PM पे मेरी डेली एक क्लास आएगी। आप देख लेना, कंसिस्टेंसी इसी को बोलते हो। आप भी इसे मेंटेन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना, अपने आप से प्रॉमिस करना और उसे निभाना है। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी और उसे सर उस प्रॉमिस को निभाना, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।